अस्सलाम वालेकुम डियर लिसनर्स। जी जनाब, तो कहिए कैसे हैं आप सब। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ और लेकर आई हूँ आपके लिए नावल की नेक्स्ट एपिसोड। नावल की फरमाइश हमसे की है रेड रोज़ ने। नावल का नाम है तेरे जैसा यार कहाँ। मुसन्निफ़ा है महरीन सईद। किस्त नंबर 2। वो सब नाश्ते की टेबल पर मौजूद थे। आगा जान सरबराही कुर्सी पर बैठे थे, जबकि उनके दाएं बाएं सिकंदर अफंदी और जहां ज़ेब अफंदी बैठे थे। मिसेस सिकंदर और मिसेस जहां ज़ेब और आसिया अफंदी किचन से नाश्ता गरम गरम बनवा के टेबल पर सर्व कर रही थीं, जबकि सिकंदर साहब के साथ लाइन में नैना, निशा और नूर बैठी नाश्ता कर रही थीं। शायान भी उसी लाइन में आखिर पे बैठा था जब वो नक्सत सा तैयार नूर के सामने रखी कुर्सी पे जहां ज़ेब साहब से एक कुर्सी छोड़ के बैठा और सबको सलाम किया। सब उसे मुस्कुराती नज़रों से देख रहे थे। आहिल अफंदी को खतरे की घंटी सुनाई दी। उसने बेसाख्ता नूर की तरफ देखा और टेबल पर पड़ा पानी का गिलास उठाया। नूर भी सबकी तरह मुस्कुराती नज़रों से आहिल को देख रही थी। भाई आप तो रन मुरीद निकले यार। शायान अफंदी के कहने पे आहिल, जो कि पानी पी रहा था, उसे ज़ोर से खांसी आई और पानी उसके मुंह से छलक के बाहर गिर गया। मिसेस जहांज़ेब, जो कि जहांज़ेब साहब की कुर्सी के पास खड़ी थी, जल्दी से आहिल की तरफ बढ़ी और उसकी कमर को मसलते हुए शायान को मसनूई गुस्से से आंखें दिखाईं। आहिल को ढेरों शर्म ने आ घेरा। उसके वहमो गुमान में भी नहीं था नूर ने उसकी पुशअप्स की वीडियो बना के पूरे ख़ानदान में वायरल कर दी थी। उसने जल्दी जल्दी अपना नाश्ता ख़त्म किया और बगैर किसी की तरफ देखे अल्लाह हाफिज़ बोलता ऑफिस चला गया। अपने पीछे उसे शायान का कहकहा सुनाई दिया था। वो जैसे ही ऑफिस में दाखिल हुआ, रिसेप्शनिस्ट ने उसे सलाम किया। उसने सर के इशारे से जवाब दिया और आगे बढ़ गया। उसका स्टाफ उसे देखकर खड़ा हुआ था। उसने उन्हें हाथ के इशारे से बैठने का कहा। वह ब्लैक डिनर सूट में एक हाथ में आईफोन पकड़े हमेशा की तरह डैशिंग लग रहा था। उसकी सेक्रेटरी उसे देखती उसके पीछे भागी। वो अपने कैबिन का दरवाज़ा धकेलता अंदर दाखिल हुआ। उसका कैबिन भी उसकी शख्सियत से मैच खाता था, एकदम परफेक्ट। वो जैसे ही कुर्सी पर बैठा, उसकी सेक्रेटरी ने उसके सामने उसकी फ़ाइल रख दी। फ़ाइल देखने के बाद उसने सेक्रेटरी को जाने का इशारा किया और सामने टेबल पर पड़ा लैपटॉप ऑन कर लिया। उसने एक एक फ़ाइल चेक की। लैपटॉप में मौजूद अपनी प्रेजेंटेशन को एक दफ़ा रिव्यू दिया। ये प्रोजेक्ट वो अफंदी एंड सन्स कंपनी के साथ मिलकर पाया तक मिल तक पहुंचाना चाहता था। आहिल और उसने इस प्रोजेक्ट पर दिन रात मेहनत की थी। उनके मुकाबले में एक और कंपनी भी प्रेजेंटेशन दे रही थी, लेकिन अरमान अहमद को 101% यकीन था कि यह प्रोजेक्ट उन्हें ही मिलेगा। वो सारी ब्रेक के वक्त किताबों को गोद में लिए कॉलेज के ग्राउंड में घास पे ज़रा ज़रा से फासले पर बैठी थी। केमिस्ट्री के अलावा किसी किताब में इतनी हिम्मत नहीं थी कि उनके ब्रेक का वक्त भी खा जाती। ब्रेक के बाद उनका केमिस्ट्री का टेस्ट था और ये किताब उनकी वबाले जान बन गई थी। पता नहीं किस जाहिल ने इन इक्वेशंस को ईजाद किया है, खुद तो मर खप गया, हमारी जान को अजाब में डाल गया। निशा ने किताब को नीचे घास पे बंद करके फेंकते हुए गुस्से और बेबसी के मिले जुले असरात में कहा, तुम शुक्र करो तुम बायोलॉजी नहीं पढ़ती निशा। नैना ने निशा की तरफ देखते हुए कहा, और 2 नफल भी पढ़ लेना कि सवकार से नहीं पढ़ती। माही ने अपना हिस्सा डाला। बस मैंने फैसला कर लिया है, मैंने नहीं देना टेस्ट। नूर ने उनको बात करते देख के किताब बंद करते हुए कहा, अगर तुमने ना दिया तो मैंने भी नहीं देना। अर्श ने भी किताब बंद कर दी थी, लेकिन फारिया और जन्नत रट्टा लगाने में मसरूफ़ थीं, क्योंकि केमिस्ट्री का टेस्ट तो कैंसिल होने से रहा। मुझे लगता आज टेस्ट नहीं होना, नैना ने दूर अंदेशी से काम लेते हुए कहा। दिल के बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है। माही ने उसकी दूर अंदेशी दूर की। चल फारिया, साइड पे रख किताब और दुआ पढ़ यार, ना हो टेस्ट। नूर ने फारिया की किताब को परे करते हुए कहा और जन्नत, जो कि कब से किताब छोड़ने का बहाना ढूंढ रही थी, जल्दी से किताब छोड़ के सीधी होकर बैठ गई। फारिया ने हाथ बुलंद किया और बाकी सब मुहज्जिब होकर बैठ गई। फारिया ने दुआ पढ़ी और उन सब ने आमीन बोला। बजाय पढ़ने के वो सब अल्लाह को मक्खन लगाने में मसरूफ़ हो चुकी थी। वो जैसे ही मीटिंग रूम में दाखिल हुआ, आहिल के साथ बैठे बंदे को देख के उसके तासुरात सख्त हो गए। अगर अरमान अहमद को इस दुनिया में किसी शख्स की मौजूदगी जहर लगती थी तो वो साद लगारी था। मीटिंग रूम में तकरीबन तमाम लोग मौजूद थे और उसी का इंतज़ार हो रहा था। वो आहिल के सामने कुर्सी पर बैठ गया। साद लगारी ने उसे देख के तंजिया मुस्कुराहट पास की, जिसका अरमान अहमद ने कोई नोटिस ना लिया। आई थिंक वी शुड स्टार्ट नाउ, आहिल ने घड़ी देखते हुए कहा। तो इन्वेस्टर्स ने हाँ में सर हिलाया। आहिल ने खड़े होते हुए मल्टीमीडिया के सामने जाके अपने प्रोजेक्ट की ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दी। उसके बाद अरमान ने बाकी के तमाम पॉइंट्स क्लियर किए। अरमान अहमद के बाद साद अपनी जगह से उठा और अपने कोट का बटन बंद करते हुए जाके मल्टीमीडिया के सामने खड़ा हो गया। अरमान ने उसे देखते हुए कुर्सी की बैक से टेक लगा ली और टांग पर टांग रख के अपने दाएं हाथ की मुट्ठी बना के लबों पर रख ली।
سعد نے جب پریزنٹیشن دینا شروع کی تو آہل نے پہلو بدلا، کیونکہ اس بار لغاری بھی پوری تیاری کے ساتھ میدان میں اترا تھا، جبکہ ارمان کے چہرے پر مسکراہٹ در آئی۔ مقابل آپ کے معیار کا ہو تو کھیل کا مزہ آتا ہے۔ سعد کی پریزنٹیشن کے بعد انویسٹرز نے کچھ دیر آپس میں ڈسکشن کی اور اس کے بعد وہ ان تینوں کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے بولے، مسٹر سعد، ہمیں آپ کا آئیڈیا پسند آیا۔ انویسٹرز کی بات پہ سعد کی آنکھوں کی چمک پڑی اور اس نے ارمان احمد کی طرف دیکھا جو کہ مطمئن بیٹھا تھا، جیسے جانتا ہو کہ انویسٹرز کا اگلا جملہ کیا ہوگا۔ لیکن مسٹر ارمان اور مسٹر آہل کا آئیڈیا بہترین ہے۔ آہل نے سکھ کا سانس لیا اور سعد کے چہرے کا رنگ ایک دم اڑا۔ انویسٹرز نے پیپرز پر سائن کیے اور آہل نے بھی سائن کیے، جبکہ ارمان نے سعد کو دیکھتے ہوئے مسکراتے ہوئے اپنی بائیں آنکھ دبائی۔ سعد لغاری کا چہرہ توہین سے سرخ ہوا تھا اور اس نے اپنا غصہ دبانے کے لیے ٹیبل پہ پڑی بوتل سے گلاس پانی میں ڈال کے پیا۔ آہل انویسٹرز کے ساتھ ہی میٹنگ روم سے باہر نکل گئے، جبکہ ارمان نے بھی اپنا کوٹ جو کہ اتار کے ساتھ کرسی پر رکھا تھا اٹھایا اور اپنے بازو پہ رکھ لیا اور فون اٹھا کے باہر نکل گیا اور پیچھے سعد لغاری پہلو بدلتا رہ گیا۔ اس نے اپنی BMW آفندی ہاؤس کے سامنے روک کے ہارن دیا۔ گارڈ اسے پہچانتے ہی گیٹ کھول چکا تھا۔ جب وہ گاڑی سے نکلا تو مالی بابا پودوں کو پانی دے رہے تھے۔ السلام علیکم بابا، کیسے ہیں آپ؟ اس نے نرم لہجے میں کہا۔ وعلیکم السلام ارمان صاحب، الحمدللہ، آپ سنائیں بیٹا جی؟ مالی بابا نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پیار سے کہا۔ الحمدللہ، وہ جواب دیتے ہوئے آگے بڑھ گیا۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوا، سامنے لاؤنج میں اسے صوفے پہ جہاں زیب صاحب اور سکندر صاحب نظر آئے جو کہ کسی موضوع پر آپس میں گفتگو کر رہے تھے۔ السلام علیکم انکلز، ارمان نے مسکراتے ہوئے شوق لہجے میں کہا۔ آج اتوار تھا تو اسی لیے ارمان احمد آفندی ہاؤس ان سب سے ملنے آیا تھا۔ وعلیکم السلام برخوردار، سکندر صاحب نے بھی اسی لہجے میں اسے جواب دیا۔ ارمان ان کے ساتھ رکھے سنگل صوفے پر بیٹھ گیا۔ ارمان احمد آج بلو جینز پر بلو شرٹ پہنے، بالوں کو جیل لگا کے سیٹ کر رکھا تھا، بازوؤں کو کوہنیوں تک فولڈ کر کے وائٹ جوگرز میں وہ ڈیشنگ لگ رہا تھا۔ ہنستے ہوئے اس کے ڈمپل اس کی مسکراہٹ کو اور دلکش بناتے تھے۔ کامیابی بہت بہت مبارک ہو ینگ بوائے، جہاں زیب آفندی نے اسے مبارکباد دی۔ شکریہ انکل، آپ سب کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ ویسے بڑی مما اور چھوٹی مما نظر نہیں آ رہی؟ ارمان نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے پوچھا۔ وہ بھی آہل اور شایان کے ساتھ مسز جہاں زیب اور مسز سکندر کو مما ہی بولتا تھا۔ وہ آج صبح سے کچن میں بیزی ہیں بھائی، ان کا لاڈلا آ رہا تھا نا، جہاں زیب صاحب نے اسے بتایا تو وہ ہنستے ہوئے کچن کی طرف بڑھ گیا، جہاں مسز جہاں زیب، مسز سکندر اور آسیہ آفندی کھانا بنانے میں مصروف تھیں۔ اس نے تینوں کو سلام کیا۔ آسیہ آفندی چولہے پہ رکھے سالن میں چمچ ہلا رہی تھی اور ساتھ ساتھ نوراں کو ہدایت بھی دے رہی تھی، جبکہ مسز سکندر اور مسز جہاں زیب شیلف پہ رکھ کے سبزیاں کاٹ رہی تھیں۔ ان تینوں نے اس کے سلام پہ گردن موڑ کے اسے دیکھا اور وعلیکم السلام کہا۔ وہ تینوں سے باری باری ملا اور وہاں رکھی کرسی پر بیٹھ گیا۔ بیٹا میری مانو شادی کر ہی لو، اب 24 سال کے ہو گئے ہو ماشاءاللہ، آسیہ آفندی نے فریج سے جوس نکال کے گلاس میں ڈالتے ہوئے ارمان کو دیکھتے ہوئے کہا۔ یہ تو کب سے ہیں ریڈی تیار، کیوں برو؟ اس سے پہلے کہ ارمان بولتا، شایان نے کچن میں داخل ہوتے ہوئے آسیہ آفندی کی بات کا جواب دیا اور ساتھ ہی ارمان سے تصدیق بھی مانگ لی۔ ارمان نے نفی میں سر ہلایا۔ وہ تینوں خواتین ان کو دیکھتے ہوئے مسکرائیں۔ کیا یار آپ بھی نا، کوئی مجھ سے کہتا نا تو میری اب تک 3-4 ہو چکی ہوتی، شایان نے ارمان کے سامنے رکھے ٹیبل پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ اسی لیے تو تمہیں پوچھتے نہیں ہم، مسز سکندر نے اسے چھیڑا۔ ویسے آج یہ چڑیلیں نظر نہیں آ رہی، خیر تو ہے؟ شایان نے ٹیبل پہ رکھی ٹوکری میں سے ایک سیب اٹھاتے ہوئے نور لوگوں کا پوچھا۔ ارمان کرسی پر بیٹھا جوس پی رہا تھا۔ ڈائریکٹ اپنی والی کا پوچھ لو، ارمان نے شایان کی طرف جھکتے ہوئے سرگوشی میں کہا۔ مجھے بھری جوانی میں مرنے کا کوئی شوق نہیں برو، شایان نے ان تینوں کی طرف دیکھتے ہوئے آہستہ آواز میں کہا۔ ارمان نے اپنی مسکراہٹ روکنے کے لیے گلاس منہ کو لگا لیا۔ ان کا پورا گروپ آیا ہے آج، وہ اوپر کمرے میں پڑھ رہی ہیں، آسیہ آفندی نے کام کرتے ہوئے شایان کی بات کا جواب دیا۔ اوہ، چڑیلوں کی پوری نسل یہاں موجود ہے، شایان نے ہونٹوں کو گول کرتے ہوئے کہا۔ شایان بری بات، بہنیں ہیں، مسز جہاں زیب نے تنبیہ کرتے ہوئے کہا۔ ہیں؟ شایان کو تو صدمہ ہی لگ گیا۔ ارمان کا کہکہا بلند ہوا۔ تینوں خواتین نے اپنی مسکراہٹ دبائی، وہ شایان کے ڈراموں سے واقف تھیں۔ ماہی اٹھو وضو کر کے آؤ، فاریہ واش روم سے نکلتے ہوئے بولی۔ ماہی جو کہ کتاب پہ جھکی ہوئی تھی اس کی طرف دیکھے بغیر بولی، تم شروع کرو، میں آ رہی ہوں بس۔ ماہی نے کتاب سائڈ پہ رکھی اور وضو کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی، جبکہ جنت، نشا اور عرش پہلے ہی نماز ادا کر رہی تھیں۔ ظہر کا وقت تھا اور وہ سب نور کے کمرے میں جمع تھیں، جبکہ نور اور نینا ابھی بھی کتابوں میں سر دیے بیٹھی تھیں۔ فاریہ نماز کے لیے کھڑی ہو گئی اور ماہی جو کہ صوفے پر بیٹھی تھی نینا کے سامنے جا کے ہاتھ پھیلا کے کھڑی ہو گئی۔
नैना ने उसे सवालिया नज़रों से देखा। उठो, वज़ू करने चले, नमाज का वक्त निकल रहा है, माही ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, जबकि नूर भी अपनी किताब बंद करके वज़ू करने जा चुकी थी। तुम पढ़ लो, मैं कल से पक्का पढ़ूंगी। नैना ने डंडी मारने की कोशिश की। वो चीज़ छोड़ते हैं जिसे छोड़ के गुजारा हो जाए मेरी जान, और नमाज छोड़ के गुजारा हो जाता तो अल्लाह जी कुरान में 700 से ज़्यादा बार इसका हुक्म ना देते। माही ने नैना से किताब लेके साइड पर रखते हुए कहा, चलो शाबाश, पहले वज़ू करके आओ, फिर मैं आऊँगी। माही ने नैना को वॉशरूम में धकेलते हुए कहा। उन्होंने मिलकर ज़ोहर की नमाज अदा की और दुआ मांगी। माही, एक बात पूछूं? वो सारी नमाज के बाद कालीन पे जाए नमाज बिछाए एक कतार में बैठी थी। जब नैना ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, हाँ जी, माही ने अपने हिजाब को ढीला करते हुए जवाब दिया, जबकि बाकी सब भी नैना के सवाल पूछने का इंतज़ार करने लगी। नमाज इतनी ज़रूरी क्यों है? नैना के सवाल पे माही के चेहरे पे मुस्कुराहट आई। क्योंकि ये अल्लाह का हुक्म है, जवाब फारिया की तरफ से आया था, जबकि बाकी सब उन्हें गौर से सुन रही थी। और जिनसे मोहब्बत होना उनका हुक्म सर आँखों पे होता है। अर्श ने फारिया की बात को आगे बढ़ाया था। तुमने अल्लाह के बंदों की सिफात पढ़ी है नैना? माहीन ने उससे सवाल किया। नैना ने नफ़ी में सर हिलाया। अल्लाह के बंदों की सिफात में पहली सिफ्त ही ये है कि वह नमाजी होते हैं, और हम नमाज अल्लाह के लिए नहीं पढ़ते, नमाज तो हम अपने लिए पढ़ते हैं। माही ने नैना की तरफ देखते हुए कहा, हम फ़र्ज़ के मारे हुए लोग हैं जिनकी तलब में नमाज अदा करने वाले। माही उठते हुए जाए नमाज को तय लगाते हुए बोली। बाकी सब ने भी उसकी तकलीद की। जिस दिन हमारा अल्लाह के इश्क में किया गया एक सजदा कबूल हो गया, हमारी ज़िंदगी और आखिरत संवर जाएगी। माही ने सोफ़े पे बैठते हुए कहा, जबकि बाकी सब उसके सामने बेड पे बैठ गईं। उन्होंने नमाज के स्टाइल में दुपट्टे लपेट रखे थे। सजदा इश्क हो तो इबादत का मज़ा आता है। नूर ने भी इस गुफ्तगू में अपना हिस्सा डाला। वो जितनी भी शरारती थी, जितनी भी शौक चंचल थी, वो नमाज नहीं छोड़ती थी। उन्हें अपनी हदूद मालूम थी। क्या अल्लाह हमसे बहुत मोहब्बत करते हैं? निशा ने माही की तरफ देखते हुए सवाल किया। लामहदूद, माही ने आंखें बंद करके कहा, फिर आंखें खोल के निशा को देखा। फिर वो हमें गम क्यों देता है? हमसे हमारे अपने क्यों छीन लेता है? हमें वो क्यों नहीं देता जो हम मांगते हैं? निशा की आवाज़ भर आ गई। वो बोलते हुए अपनी आंख के आंसू छुपाने के लिए मुंह दूसरी तरफ कर गई। वो सब जानती थी वो अपने बाबा जान की वजह से ऐसा कह रही है। कमरे में एकदम खामोशी छा गई। नूर ने निशा के हाथ पे अपना हाथ रखा। नैना ने निशा के गिर्द बाजू फैला लिए। वो देखना चाहता है कि उसके बंदे उससे कितनी मोहब्बत करते हैं। वो अपनों को छीनता नहीं है मेरी जान। ये ज़िंदगी तो उसकी दी गई अमानतों में से एक अमानत है। और रही बात दुआ कबूल ना करने की, तो हम बेहतर मांगते हैं, वो बेहतरीन अता करता है। माही ने कुछ पल खामोश रहने के बाद जवाब दिया। निशा माही की तरफ देख के मुस्कुराई, जैसे मुतमईन हो गई हो। तुम बहुत अच्छी बातें करती हो माही। जन्नत ने माही की तारीफ़ की तो सबने जन्नत की तरफ गुस्से से देखा, क्योंकि माहीन सियाल की तारीफ़ का मतलब आ बैल मुझे मार था। सामने वाला सिर्फ एक जुमला उसकी तारीफ़ में बोलता था, अगले 10 वो अपनी तारीफ़ में खुद बोल लेती थी। बस कभी गरूर नहीं किया मैंने, माही गर्दन अकड़ाते हुए बोली। ये देखो, शुरू मत हो जाना, नैना ने माही के आगे हाथ जोड़ते हुए मिन्नत भरे लहजे में कहा, और वो सारी हंसने लग गईं, जबकि माही ने दरिया दिली का मुजाहरा करते हुए नैना की दरख्वास्त को कबूल कर लिया था। दोपहर का खाना खाने के बाद वो सारी फिर नूर के कमरे में जमा थीं। काश मुझे भी कोई सालार सिकंदर की तरह खाना काबा में मांगे। हाय यार, माही जो कि बेड पे बैठी थी पीछे को गिरते हुए बोली। तुम्हें तो कोई दरबार पे भी ना मांगे, कहाँ खाना काबा। नूर माही के खिलाफ ना बोले, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अपना मुंह बंद रखो, तुम खुद तो निकाह करके बैठी हो, मेरी छोटी सी ख्वाहिश भी बर्दाश्त नहीं तुझसे। माही भड़क उठी, जबकि नैना और अर्श बेड पे बैठी थी और फारिया और जन्नत नूर के साथ सोफे पर दराज थीं। मैंने कहा था मेरा भरी जवानी में निकाह करो, और खुद तो सारी सिंगल घूम रही हैं, मुझे बांध दिया। नूर ने मुंह के जाविये बिगाड़ते हुए कहा। सबका भरी जवानी में ही होता है निकाह, जाहिल। नैना ने नूर पे चोट की। बाकी सबका कहकहा बुलंद हुआ। इससे पहले कि नूर कुछ कहती, नूरा चाय की ट्रे लाते हुए सोफे के सामने मेज़ पर रख चुकी थी। जन्नत और नैना के अलावा सबने अपनी अपनी चाय उठाई और पीना शुरू कर दी। नूरा, मम्मा लोग कहाँ हैं? इससे पहले कि नूरा बाहर निकलती, नैना ने पूछा। बाजी, वो सब आगा जान के कमरे में है, नूरा ने जवाब दिया। नैना ने बेसाख्ता नूर की तरफ देखा। नूर के हलक में चाय अटक गई। सब कौन? नूर ने डरते हुए पूछा। बड़े साहब, छोटे साहब, आहिर साहब और तीनों खवातीन। नूरा जवाब देते हुए मुड़ गई, जबकि नूर के चेहरे का रंग उड़ा। पिछली दफ़ा ऐसी मीटिंग का नतीजा नूर का निकाह निकला था।
نور نے چائے کا کپ ٹیبل پر رکھ دیا اور اس طرح کی کیفیت میں چکر لگانے شروع کر دیے، جبکہ باقی سب مزے سے اسے ٹہلتے ہوئے دیکھتے چائے نوش فرما رہی تھی۔ نینا جا دیکھ کے آ یار، اب تیرا بھائی کون سا چاند چڑھانے کی تیاری کر رہا ہے، ماہی نے نینا کو دیکھتے ہوئے مذاقن کہا۔ شرم کر، جیجا ہے تیرا، نور نے ماہی کو شرم دلائی۔ آہل افندی کے خلاف بولنے کا حق صرف نور افندی کے پاس تھا، کسی اور کے منہ سے وہ ایک حرف بھی برداشت نہیں کرتی تھی۔ جیجا ہے تو شرم کر رہی ہوں، ماہی نے آنکھ دباتے ہوئے شرارت سے کہا۔ ماہی میری جان، میرا دل، میرے گردے، میرے جگر، میرے جینے کی وجہ، نور کہتی ہوئی ماہی کے ساتھ بیڈ پر بیٹھ گئی، اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے بولی۔ ماہی ابرو اچکاتے ہوئے نور کی ایکٹنگ دیکھ رہی تھی۔ ایک بار اس میٹنگ کا دار و مدار پتہ کر دے، نور نے منت بھرے لہجے میں کہا۔ کر آتی ہوں، تم بھی کیا یاد کرو گی، ماہی نے کھڑے ہوتے ہوئے شیخی بگاری اور عرش کو ساتھ لیے کمرے سے نکل گئی۔ وہ گارڈن میں کھڑا فون پر کسی سے بات کر رہا تھا۔ بات کرنے کے بعد وہ اندر کی طرف بڑھا، اس سے پہلے کہ وہ شایان کے کمرے کی طرف بڑھتا اسے آغا جان کے کمرے کے سامنے دو لڑکیاں کھڑی نظر آئیں، جن میں سے ایک دروازے کے ساتھ کان لگائے کھڑی تھی اور دوسری ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ ماہی جلدی کر، کوئی آ نہ جائے یار، عرش نے ڈرتے ہوئے ماہی سے کہا۔ جب میرے لیے پانی لے کے آ، میرا گلا خشک ہو رہا ہے، تب تک میں سنتی ہوں، ماہی نے آہستہ آواز میں عرش کو بہانے سے بھگایا۔ اس سے پہلے کہ وہ ان تک پہنچتا ان میں سے ایک کچن کی طرف بڑھ گئی، وہ جا کے دوسری کے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ اس نے ماہی کو پیچھے سے ہلکا سا کندھے سے اپنی انگلی سے تھپ تھپایا۔ عرش چپ کر، مجھے سننے دے۔ ماہی نے پیچھے دیکھے بغیر اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ مارتے ہوئے اسے چپ رہنے کا اشارہ کیا، یہ جانے بغیر کے پیچھے کون کھڑا ہے۔ اس نے پھر اسے اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے پیچھے سے ذرا سا کندھا تھپ تھپایا۔ اثر نہیں ہوتا، ایک دفعہ تجھے چپ کر۔ ماہی نے اب کی بار اپنی کوہنی اس کے پیٹ میں ماری۔ وہ بات سننے میں اتنی مگن تھی کہ اسے اپنے ارد گرد کا ہوش ہی نہیں تھا۔ وہ بمشکل اس کے کندھے تک آ رہی تھی۔ اس بار اس نے ماہی کو کوہنی سے پکڑ کے اپنی طرف گھمایا۔ وہ وائٹ قمیض، وائٹ شلوار جس پہ وائٹ کڑھائی تھی پہنے، ریڈ دوپٹہ سر پہ لیے پھٹی پھٹی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کچھ لٹیں اس کے چہرے پہ لٹک رہی تھی، جبکہ مقابل اس کی کوہنی پہ ہاتھ رکھے یک ٹک اسے دیکھ رہا تھا۔ ارمان نے اس کی آنکھوں میں بیک وقت غصہ، حیرانگی اور اجنبیت دیکھی تھی۔ جیسے ہی ماہی کو اپنی پوزیشن کا خیال آیا، اس نے اپنی کوہنی غصے سے ارمان کے ہاتھ سے چھڑوائی۔ ڈونٹ یو ڈیئر ٹو ٹچ می اگین مسٹر واٹ ایور، ماہی نے انگلی اٹھا کے گردن اونچی کر کے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اسے وارن کیا تھا، جبکہ دوسروں کو گنگ کر دینے کی صلاحیت رکھنے والا ارمان احمد خود گنگ رہ گیا۔ ماہی اسے غصے سے گھورتی وہاں سے واک آؤٹ کر گئی۔ اس میں کچھ خاص تھا جو باقی لڑکیوں میں نہیں تھا، لیکن کیا؟ ارمان احمد اس کی پشت کو گھورتا سوچتا رہ گیا۔ وہ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئی، نور لپک کے اس کی طرف بڑھی۔ کیا پتا چلا؟ نور نے اس کے بازو پہ ہاتھ رکھتے بے چینی سے پوچھا۔ نیکسٹ ویک آہل بھائی کی کامیابی کی خوشی میں پارٹی رکھی گئی ہے، کوئی اہم اناؤنسمنٹ ہوگی، ماہی نے سنجیدگی سے جواب دیا اور آگے بڑھ کے نور کے بیڈ سے اپنی کتابیں سمیٹی اور اپنی شال کو کندھوں پہ پھیلایا۔ نور نے نینا کی طرف دیکھا جیسے پوچھ رہی ہو اسے کیا ہوا۔ نینا نے لا علمی کا اظہار کرتے ہوئے کندھے اچکا دیے۔ میں چلتی ہوں، سائم آ گیا ہوگا لینے مجھے، کل کالج میں ملتے ہیں، اوکے اللہ حافظ، ماہی نے ان کی طرف دیکھے بغیر کہا اور کمرے سے نکل گئی۔ پیچھے وہ ساری ان کے موڈ کے بارے میں سوچتی رہ گئیں۔ وہ جو کوئی بھی تھا ماہین سیال کو ڈسٹرب کر گیا تھا۔ وہ ساری پیریڈ لینے میں مصروف تھی۔ ماہی نے ان سب کی طرف دیکھا تو وہ اتنی مگن ہو کے ٹیچر کو سننے میں مصروف تھیں جیسے اس سے زیادہ تو کچھ اہم ہو ہی نہ۔ وہ آج بھی کلاس کے درمیان میں ایک ہی قطار میں بیٹھی تھی۔ ماہی کے دائیں جانب نینا، نشا اور جنت، جبکہ بائیں جانب نور، فاریہ اور عرش بیٹھی تھی۔ بھول گئیں، ماہی نے روحانسی ہو کے سوچا اور اپنی کلائی پہ بندھی گھڑی کو دیکھا جو کہ 11 بجا رہی تھی اور 15 منٹ بعد ان کی بریک تھی۔ جیسے ہی بریک کا وقت ہوا، ٹیچر کے جانے کے بعد وہ ساری اپنی بیگز میں کتابیں ڈالنے لگ گئیں۔ ماہی نے آخری آس میں ان کی طرف دیکھا، کیا معلوم انہیں ماہی کا چہرہ دیکھ کے ہی یاد آ جاتا، لیکن ہائے ماہی ان سیال کی خوش فہمیاں، وہ تو ساری ایسے ظاہر کر رہی تھی جیسے عام ہی دن ہو۔ ماہی تم کتنے سال کی ہو گئی ہو؟ فرزانہ جو کہ ماہی کے پیچھے بیٹھی تھی بولی۔ الحمدللہ 18 سال، ماہی نے فرزانہ کی بات کا جواب دیتے ہوئے ان کی طرف دیکھا۔ نور نے فرزانہ کو گھوری سے نوازا، لیکن وہ ڈھیٹ بنی بیٹھی ماہی کے چہرے کی طرف دیکھ رہی تھی جس پر 45 منٹ پہلے ہی 12 بجے ہوئے تھے۔ نور، نینا اور عرش نشا کو کوئی اشارہ کرتی باہر چلی گئی، جبکہ فاریہ اور جنت ماہی کے پاس کھڑی تھیں۔ ماہی اپنی سیٹ پر بیٹھی اپنے آنسو حلق سے اتارتے ہوئے لاپرواہی کا مظاہرہ کر رہی تھی، جبکہ دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ وہ ساری اس کا اتنا اہم دن بھول گئی تھی، اس پہ جان چھڑکنے کے دعوے کرنے والی آج اس کے دنیا میں آنے کا دن بھول گئی تھی۔
माही जब्त किए बैठी थी। 10 मिनट के बाद नूर ने क्लास के दरवाजे से निशा को इशारा किया। निशा, माही और फारिया को क्लास से बाहर आ गई। जैसे ही वो अपने पसंदीदा कमरे में दाखिल हुई, माही की आंखें फटी की फटी रह गईं। कमरे के व्हाइट बोर्ड पर बड़ा सा लिखा था, हैप्पी बर्थडे SSG की जान। कमरे के वस्त में टेबल पर केक पड़ा था जिस पे छोटी छोटी कैंडल्स जल रही थी। पास ही टेबल पे गुब्बारे फुलाए पड़े थे और लाइट ऑफ थी कमरे की। जैसे ही माही कमरे में दाखिल हुई, उन्होंने यकजुबान होकर उसे दुनिया में आने की मुबारकबाद दी। चलो अब केक काटो, नूर ने माही को छुरी पकड़ाते हुए कहा। माही ने आगे बढ़ के मोमबत्तियां बुझाई और केक काटा। छोटा सा पीस उठाकर उसने पास खड़ी नैना की तरफ बढ़ाया तो उसने पहले माही को खिलाया और आगे बढ़ के उसका माथा चूमते हुए फिर से विश किया। यू आर द सीक्रेट ऑफ माई हैप्पीनेस, हैप्पी बर्थडे अगेन मेरी जान। नैना के बाद नूर आगे बढ़ी और उसे गले लगाते हुए बोली, आई एम ग्रेटफुल हैविंग अ नमूना लाइक यू इन माई लाइफ, हैप्पी बर्थडे डार्लिंग। माही नूर की बात पर मुस्कुराई और आगे बढ़ी। निशा ने अपनी दिलकश आवाज़ में गाना गाते हुए उसका हाथ पकड़ के उसे घुमाया और विश किया। फारिया ने भी उसे ढेरों दुआओं से नवाजा। अल्लाह तुम्हें ढेरों खुशियां दे, ईमान वाली ज़िंदगी दे और दुनिया और आखिरत की तमाम कामयाबियां तुम्हारे कदम चूमे। आमीन। फारिया की दुआ पे सबने आमीन कहा, जबकि जन्नत ने भी माही को गले लगा के मुबारकबाद दी। अर्श ने भी माही को विश किया। माही मुस्कुराते हुए उनकी दुआओं और विशेस को कबूल कर रही थी क्योंकि खुशी से वो कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। वो 6 माही के लिए कीमती मोती की तरह थी, जिसमें से एक भी गुम हो जाता तो माहीन सियाल गरीब हो जाती। आहिल नहीं मान रहे यार, नूर ने परेशानी से कमरे में चक्कर लगाते हुए बताया, जबकि वो सारी उसे परेशान होते हुए देख रही थी। उनके कॉलेज का ट्रिप जा रहा था और आहिल अफंदी नूर, नैना और निशा को साथ जाने की इजाज़त नहीं दे रहा था और उनके बगैर बाकी ग्रुप के जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तुमसे एक बंदा नहीं संभलता नूर, तुफ है तुझ पे। माही जो के बेड पे आलती पालती मार के बैठी चने खा रही थी, नूर को उकसाते हुए बोली, बंदा तो संभल ही जाए, आहिल अफंदी नहीं संभलता इससे। निशा ने अफसोस का इजहार किया। मैं बाकी सबको मना चुकी हूँ यार, एक भाई को मनाना था, इससे वो भी नहीं हुआ। नैना ने अपनी भड़ास निकाली। तो भाई को तुम खुद मना लो शोखी, जन्नत ने नूर की साइड लेते हुए माही से कहा। तुमसे आहिस्ता नहीं बोल होता, माही जो कि जन्नत के साथ बैठी थी अपने कानों पे हाथ रखते हुए बोली, जबकि जन्नत की बात पे नैना ने उसे घूरा था। यार कुछ करो प्लीज, सिर्फ कल का ही दिन है। अर्श रोने वाली हो चुकी थी। हर नाजुक मौका पर अर्श के आंसू ऐसे बाहर आते जैसे इनके बगैर तो बात ही मुकम्मल नहीं होगी। अल्लाह पे यकीन रखो, एक आखिरी बार कोशिश कर लो। फारिया ने नूर की हिम्मत बंधाई। मेरे पास आइडिया है एक। माही ने शैतानी मुस्कुराहट लिए नूर की तरफ देखा, जबकि बाकी सब उसकी तरफ ऐसे मतवज्जा हुई जैसे शादी में लोग खाने की तरफ मतवज्जा होते हैं। माही ने नूर को बेड की एक साइड में बिठाते हुए उसके बालों को कैचर से आज़ाद किया और फिर उसके बाल खोल के कंधे की एक तरफ डाल दिए। ये तुम क्या कर रही हो? नूर ने सवाल किया। चुप करके बैठो। माही ने उसे चुप कराते हुए ड्रेसिंग के दराज से लाल लिपस्टिक निकाली और नूर के लगा दी। वो सारी खामोश तमाशाई बनी माही की कार्रवाई मुलाहिजा कर रही थी। ड्रेस बिल्कुल ठीक है, माही ने नूर की तरफ देखते हुए कहा, जो कि ग्रे कुर्ते के साथ ब्लैक जीन्स पहने साथ ब्लैक दुपट्टे में थी। दुपट्टा माही ने उसके गले में डाल दिया। अब मेरी तरफ देखो नूर, मैं नूर हूँ और नैना को तुम आहिल भाई समझ लो। माही ने नैना को बेड के सामने खड़ा करते हुए कहा और खुद उसके सामने खड़ी हो गई। तुम अपने बाल कान के पीछे उड़सते हुए मुस्कुराती शर्माती जाके भाई के सामने खड़ी हो जाना, ओके? माही ने हिदायत देने के साथ साथ नूर को अमली तौर पे करके दिखाया, जबकि बाकी सब लाइव शो एंजॉय कर रही थी। और हो सके तो हाथ भी पकड़ लेना। नैना ने माही का हाथ पकड़ते हुए इजाफा किया, और लगे हाथ एक चुम्मी भी ले लेना। निशा ने हंसते हुए इजाफा किया और जन्नत के हाथ पे अपना हाथ मारा। नूर का दिल किया उन सबको उठा के कूड़ेदान में फेंक आए, लेकिन अभी आहिल को मनाना ज़्यादा ज़रूरी था। अस्तगफिरुल्लाह, शर्म कर लो। फारिया ने शर्म दिलाई। अच्छा चलो आगे बताओ, नूर ने ज़ब्त का मुजाहरा करते हुए माही से कहा। फिर तुम उनकी शर्ट के बटन पर हाथ फेरती हुई कहना, आहिल आप मेरी छोटी सी बात भी नहीं मान सकते। माही ने बाकायदा नैना की शर्ट पे हाथ फेरा। जाहिल औरत, बकवास बंद कर, मैं कोई नहीं ये सब कर रही, अल्लाह माफ़ करे, नूर ने बेड से उठते हुए कहा, जबकि निशा और अर्श ने खींचते हुए उसे फिर से बेड पर बिठा लिया। माही तू आगे बता, इसको बोलने दे। अर्श ने नूर के मुंह पे हाथ रखते हुए अपनी मुस्कुराहट दबाते हुए कहा, और फिर जो तेरे बाल मैंने कंधे पे आगे को डाले हैं ना, वो पीछे को फेंक देना और बस। आहिल अफंदी चारों शाने चित। माही ने बाल पीछे को फेंकते हुए कहा तो उन सब ने उसे ताली बजा के दाद दी। बेगैरती में तो तूने PhD की हुई है। नूर ने अपना गुस्सा माही पे निकाला, जिसे माही ने दिल खोल के कबूल किया। अब जाओ नूर, बेस्ट ऑफ लक।
नैना ने उसे बाहर धक्का देते हुए कहा। वो आहिल के कमरे के दरवाजे पे खड़ी थी। दिल कर रहा था कि अंदर चली जाए, लेकिन दिमाग समझदारी का मुजाहरा करते हुए उसे यहाँ से भागने का कह रहा था। नूर ने एक बार पीछे मुड़ के उन सब की तरफ देखा जो सारी उसे अंदर जाने का इशारा कर रही थी। दिल की मानते हुए नूर ने दरवाज़ा नॉक कर दिया, जबकि खुद दिल इतनी तेज़ी से धड़क रहा था जैसे नूर को यहाँ अकेला छोड़ के भाग जाएगा। आहिल के कम इन कहने पे नूर अंदर दाखिल हुई। पीछे वो सारी इस्तराब में मुब्तला दुआएं करने लगी। आहिल जो कि बेड के सिरहाने पास खड़ा मोबाइल पे मैसेज टाइप कर रहा था, उसने गर्दन उठा के नूर को देखा। नूर कम ऑन, तुम ये कर सकती हो। नूर ने मुस्कुराते हुए बाल कान के पीछे करते दिल में खुद की हिम्मत बंधाई और जाके आहिल के सामने खड़ी हो गई। आहिल ने सरतापा उसकी तैयारी मुलाहिजा की और उसे 2 मिनट लगे ये समझने में कि वो कौन सा मुतालबा मनवाने आई है। आहिल के चेहरे पे मुस्कुराहट उभरी और उसने आगे बढ़ के अपने और नूर के दरमियान फासला कम किया। उसके और नूर के दरमियान फासला सिर्फ 1 कदम का था। आहिल ने उसके कंधे पे बाल उठा के उसकी कमर पर डाल दिए। नूर की जान उसके हलक में आ गई। ये तो माही ने बताया ही नहीं, जाहिल औरत, मेरे हत्थे चढ़ एक बार। आहिल को देखते हुए नूर दिल ही दिल में माही को कोस रही थी। आहिल ने उसके चेहरे के रंग उठते देखे तो दिल किया के कहकहा लगाए, लेकिन वो जब्त किए खड़ा रहा। उसने नूर की कमर में हाथ डालते हुए उसे करीब किया तो नूर की सिट्टी गुम हो गई। आहिल, नूर ने उसके सीने पे हाथ रख के उसे दूर करते हुए अटकते हुए उसका नाम लिया। माही ने ऐसे नहीं बताया था। नूर के हवास काम करना छोड़ चुके थे। वो भूल गई कि वो क्या करने आई थी और वो क्या बोल रही थी। आहिल का कहकहा बुलंद हुआ और वो नूर से ज़रा फासले पर हुआ तो नूर की सांस में सांस आई। वो शर्म से लाल हो गई। ओके, चली जाना तुम तीनों ट्रिप पे, लेकिन बी केयरफुल। आहिल ने नूर पे तरस खाते हुए उसकी जान बख्शी की। वो एक भी सेकंड ज़ाया किए बगैर कमरे से भाग गई। जैसे वो कमरे से बाहर निकली उसने लंबी सांस खारिज की। वो सारी उसका बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी। लगता है भाई ज़्यादा ही रोमांटिक हो गए, निशा ने नूर के गालों पर सुर्खी देखते हुए कहा, जबकि माही अपने बचाव के चक्कर में नैना के पीछे हो गई। क्या बना? नैना ने बेचैनी से पूछा तो नूर ने माही को खूंखार नज़रों से देखते हुए इस बात में सर हिलाया। मतलब मान गए। उन सब ने शुक्र अदा किया, जबकि माही लाउंज की तरफ भागी। इधर आप बदतमीज़, तेरे इस 2 नंबर आइडियाज़ के पीछे किसी दिन मैंने ज़ाया हो जाना। नूर माही को पकड़ने उसके पीछे भागी, जबकि वो सारी हंसने लग गईं। यार, मेरे इस टैलेंट की वजह से हम लोग ट्रिप पे जा रहे हैं, मेरी कदर कर लो। माही ने अपना बचाव करते हुए सोफे के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हुए दुहाई दी। और नूर जब सोफे की दूसरी तरफ से आगे आई तो माही ने बाहर की तरफ दौड़ लगा दी। इससे पहले कि वो बाहर जाती वो अंदर दाखिल हुआ और माही उसके सीने से इतना ज़ोर से टकराई कि उसे दिन में तारे नजर आ गए। इससे पहले कि वो सामने वाले से टकरा के नीचे गिरती, मुकाबिल ने अपने मजबूत हाथों से उसे थामा। माही ने उसकी शर्ट को कंधों से दबोचते हुए आंखें बंद कर लीं, जबकि वहां मौजूद सबकी हंसी को ब्रेक लग गई। बच गई, माही ने अपने बचने का यकीन करते हुए आहिस्ता से कहा और आंखें खोलीं, जबकि मुकाबिल को देख के ना जाने क्यों गुस्सा आया था। वो जल्दी से सीधी हुई और अपना दुपट्टा ठीक किया। नूर ने जल्दी से आगे बढ़ते हुए अरमान को सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम भाभी, कैसी हैं आप? आहिल की वजह से वो नूर को भाभी बोलता था। अल्हम्दुलिल्लाह भाई, वो आहिल अपने कमरे में है। नूर ने आहिल के कमरे की तरफ इशारा करते हुए अरमान को बताया तो वो माही को एक नज़र देखते हुए आहिल के कमरे की तरफ पड़ गया। माही ने उसकी पुश्त को घूरा था। यार, मेरे कोल ते मॉम डैड मुंडे की डिग्री भी नहीं पूछते। माही ने किताब को सीने से लगाते हुए दुख भरे लहजे में कहा। ये लो, इसकी ड्रामेबाजियाँ हो गई शुरू। नूर ने मुंह बसोरा। मेरा बेबी, चल मुझे बता दे मुंडे दी डिग्री, निशा ने उसे गले से लगाते हुए कहा। वो सारी कॉलेज के ग्राउंड में जमा थी और कल उनका ट्रिप जाना था। वही बातें करते हुए माही को अपना गम याद आ गया था। यही तो मेन मसला है, इसके पास मुंडा भी नहीं है मेरी तरह। नैना ने भी अपना चिट्टा गट्टा खोल लिया था। शर्म करो, कुंवारी लड़कियां ऐसी बातें नहीं करती। आयश ने फौरन फतवा लगाया था। देखो तो, इनको है कोई शर्म और लिहाज? नूर ने बड़ी अम्मा की तरह ठोड़ी के नीचे हाथ रखते हुए आयश को और भड़काया। क्या शर्म और लिहाज? मैंने अपनी ज़िंदगी के 18 साल इस जालिम समाज का तन्हा सामना किया है। अब तो कोई मिल ही जाना चाहिए। माही की एक्टिंग पीक पे थी और मैंने 19 साल। नैना ने अपना दुखड़ा रोया। और मैंने 20 साल, निशा ने अपने मसनूई आंसू साफ करते हुए कहा। क्या तन्हा, अल्लाह पाक लंबी ज़िंदगी करे हमारे वालदैन की, फारिया ने माही को देखते हुए जज्बातीपन से कहा। माही गड़बड़ाई। यार, मेरा वो मतलब नहीं था, माही ने मुंह बसोरते हुए कहा, जबकि नूर ने जल्दी पे तेल का काम करना अपना फर्जुल ऐन समझा था। नहीं, और क्या मतलब था तेरा, बता ना ज़रा, जबकि जन्नत होंकों की तरह उनके चेहरों की तरफ देख रही थी।
اللہ کو ایسی باتیں نہیں پسند ماہی، وہ پرہیزگاری کو پسند کرتا ہے۔ فاریہ نے سادہ سے الفاظ میں ماہی کو بہت کچھ جتایا تھا۔ سوری اللہ جی، آپ جانتے ہیں نا میرا وہ مطلب نہیں تھا۔ ماہی نے فوراً اللہ سے معافی مانگی تھی۔ ہم صرف مذاق کر رہے تھے فاریہ، نشا نے سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا۔ مذاق حدود میں اچھا لگتا ہے نشا، فاریہ نے بھی اسی سنجیدگی سے جواب دیا۔ اگر ہمیں کوئی ایسی باتیں کرتے ہوئے سن لے تو کیا سوچے گا؟ مذاق سے شروع ہوئی بات سنجیدگی میں ڈھل گئی تھی۔ معذرت کے ساتھ فاریہ، لیکن مجھے لگتا ہے کہ آپ کو صرف اس چیز کی فکر ہونی چاہیے کہ آپ اپنے آپ کے بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ لوگوں کی سوچ کا آپ نے ٹھیکہ نہیں اٹھا رکھا۔ نینا نے فاریہ کی بات کا جواب دیا تھا۔ اور جہاں اپنی اچھائی ثابت کرنی پڑے وہاں برا بن جانا بہتر ہے، نور نے اپنا حصہ ڈالا۔ مجھے نہیں لگتا بہترین ہم سفر مانگنا کوئی غلط بات ہوتی ہے، ماہی نے اپنے خیال کا اظہار کیا۔ مانگنا ہمارا حق ہے میری جان، لیکن مجھے پتہ ہے کیا لگتا ہے، فاریہ نے اس کی بات کا جواب دیتے ہوئے کہا۔ مجھے لگتا ہے جیسا آپ کو ہم سفر چاہیے آپ خود ویسے بن جاؤ۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں نیک عورت کے لیے نیک مرد ہے اور بد عورت کے لیے بد مرد ہے۔ لیکن اگر آپ کے دل میں کسی کے لیے جذبات پیدا ہو جائے تو کیا وہ غلط بات ہے؟ نشا نے سوال کیا۔ دلوں میں محبت اللہ ڈالتے ہیں، یہ ایک فطری عمل ہے۔ کسی کے لیے جذبات پیدا ہو جانا غلط بات نہیں ہے۔ ان جذبات کی زد میں غلط قدم اٹھانا، اللہ کی حدود کو پھلانگنا غلط ہوتا ہے، ماہی نے نشا کو سمجھاتے ہوئے جواب دیا۔ اگر آپ کے دل میں جذبات پیدا ہو گئے ہیں تو آپ اسے اپنے اور اپنے اللہ کے درمیان رکھو۔ نشا، کسی تیسرے کی شراکت آپ کو ذلیل و رسوا کر دیتی ہے۔ نینا نے ماہی کی بات کو آگے بڑھایا تھا۔ نشا نے سمجھتے ہوئے سر ہلا دیا۔ کتنے عقل مند ہیں نا ہم، عرش نے شیخی بھگاری۔ ماہی کے ساتھ رہ کے کچھ تو اثر ہونا ہی تھا، آخر دوستیں کس کی ہو۔ ماہی نے کالر کھڑا کرتے ہوئے اس بات میں بھی اپنی تعریف کا نقطہ نکال لیا تھا۔ اس کا کچھ نہیں ہو سکتا، نینا نے ماہی کو دیکھتے ہوئے افسوس سے کہا، جبکہ باقی سب مسکرانے لگ گئیں۔ وہ ساری کالج کی بس میں آخری 5 سیٹوں پہ گھسی بیٹھی تھی۔ ان کا کالج ٹرپ جا رہا تھا، وہ اسلام آباد جا رہی تھی جبکہ کالج کی ایک ہی بس جا رہی تھی۔ سٹاف میں سے صرف 2 فیمیل ٹیچرز جا رہی تھی اور سر سیف جا رہے تھے۔ پوری بس میں صرف ان کے گروپ کا ہی شور تھا۔ وہ تمام جونیئر لڑکیاں انہیں دیکھتی ہوئی تالیاں بجا رہی تھیں اور لطف اندوز ہو رہی تھیں، جبکہ وہ ساتوں لہر لہر کے اپنی بونگی آوازوں میں اونچی اونچی گانے میں مصروف تھیں۔ تیرے ساتھ جو میرا ساتھ ہے، پھر کیا مشکل بات ہے، پھر دیکھو سہارے دوستوں سے بہاریں، اس رشتے کو ہے یہ دعا دکھ مل کے سنوارے، سکھ مل کے گزاریں، یار یاروں سے ہونا جدا۔ کبھی کسی لائن کی ٹانگ پکڑ لی، کبھی کسی کا بازو، اور عاطف اسلم اگر اپنے اتنے اچھے گائے گئے گانے کو ان کی آواز میں سن لیتا تو صدمے کے مارے اس دنیا سے کوچ کر جاتا، لیکن پرواہ کس سے تھی؟ ان کے مطابق اس گانے کو ان کے لیے ہی بنایا گیا تھا۔ یہ گانا گانے کے بعد انہوں نے اپنی میم اریبہ کو بس کے درمیان جو سیٹوں میں جگہ تھی وہاں کھڑا کر لیا۔ خود ماہی، نور اور نشا ان کے ارد گرد کھڑی ہو گئیں۔ میم اریبہ جو کہ کالے عبایا میں تھی اور ساتھ کالے اسکارف میں ملبوس تھیں، انہیں دیکھتے ہوئے عرش نے موبائل پہ سوٹ تیرا کالا کالا سانگ لگا دیا، اور ماہی لوگوں نے وہ جھوم جھوم کے اس سانگ کی دھجیاں اڑائی کہ سنگر بھی ان سے پناہ مانگے۔ میم اریبہ ہنستی مسکراتی تالیاں بجاتی ان کا ساتھ دے رہی تھی۔ تھک ہار کے وہ بھی اپنی سیٹوں پر بیٹھ گئی۔ عرش پانی نکال یار، ماہی نے اپنا سانس درست کرتے ہوئے عرش سے کہا۔ اس نے پانی کی بوتل نکال کے ماہی کی طرف بڑھائی، درمیان میں ہی نور نے وہ بوتل اچک لی۔ کچھ سفر انہوں نے تمیز کا مظاہرہ کیا اور اپنی انرجی کو ری گین کیا۔ ساری بس ان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ جب بس میں سیڈ سانگ لگے تو انہیں دنیا جہان کے غم یاد آنے لگے۔ انہوں نے ڈرائیور انکل سے کہہ کے گانے چینج کروائے۔ ان کے گروپ نے لڑکیوں کو کھڑا کر کے ڈانس کروایا۔ ماہی، نور اور نشا جھوم جھوم کے پاگل ہو رہی تھی۔ انہوں نے پوری بس کو سر پر اٹھا لیا تھا۔ یہ ان کا اس کالج کا پہلا اور آخری ٹرپ تھا۔ بعد میں نہ جانے یہ پل میسر ہوتے یا نہ ہوتے۔ فرسٹ ایئر کی کسی لڑکی نے سیٹی بجائی اور ان سب نے او کی آوازیں نکالیں۔ اچھی بھلی ڈیسنٹ لڑکیاں بھی ان کے گروپ کے ساتھ جھوم رہی تھیں۔ تقریباً 12 بجے کے قریب وہ ساری لیک ویو پارک میں پہنچ گئیں۔ وہاں انہوں نے گھوم گھوم کے ہر نظارے کو اپنے موبائل میں کیپچر کیا اور وہاں قریب بنے فن دنیا میں آ گئیں۔ ماہی آجا، بڑی کشتی والے جھولے میں بیٹھے ہیں، عرش نے ماہی کو کھینچتے ہوئے کہا۔ ماہی نے پورے گروپ کو آواز دی۔ وہ ساری نیچے کھڑی اس جھولے کے رکنے اور اس میں بیٹھنے کا انتظار کر رہی تھی۔ نینا کو ایک طرف سے ماہی نے اور دوسری طرف سے نور نے پکڑ رکھا تھا، جبکہ وہ رونے والی صورت کر کے ان کی منتیں کر رہی تھی۔ یار خدا کا واسطہ ہے، مجھے نہیں بیٹھنا اس میں، نینا جھولے کو اونچائی تک جاتے دیکھ کے روحانسی ہوتے ہوئے بولی، جبکہ نینا کے پیچھے نشا کھڑی تھی تاکہ وہ بھاگ نہ جائے۔ یار کچھ نہیں ہوتا، اتنا مزہ آئے گا، ماہی جو کہ دل میں خود جلتو جلالتو کا ورد کر رہی تھی اوپر سے مضبوط لہجے میں بولی۔ ڈر تو ان سب کو لگ رہا تھا، لیکن جھولا لینا تھا تو بس لینا تھا۔
जैसे ही झूला रुका नैना का सांस सीने में अटक गया। वो जानती थी अब उसे बैठना ही पड़ेगा। सारी जाके अपनी जगह पर बैठ गई, जबकि नैना ने बाहर से ही चिल्लाना शुरू कर दिया, अल्लाह जी मुझे नहीं बैठना, कोई बचाओ अम्मी। उसके चिल्लाने पर इर्द गिर्द के लोग उनकी तरफ मतवज्जा हुए, लेकिन नूर और अर्श ने धक्का मुक्की करके उसे अपने दरमियान बिठा लिया और माही के साथ ही फारिया, निशा और जन्नत बैठी थी। उन सबके दिल हलक में आ गए। डर तो वो सारी रही थी, लेकिन अपने डर को जाहिर करना बुज़दिली की अलामत था, इसीलिए वो खामोशी से बैठ गईं। जबकि नैना ने ऊंची ऊंची आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी। उसे अपनी मौत वाज़े दिखाई दे रही थी। मम्मा जान, पापा जान, मुझे माफ़ कर दीजिएगा यार, तुम सब भी मुझे माफ़ कर देना अगर जिंदा बच गई तो, नैना ने रुहासे होते हुए कहा। तब तक बाकी लोग भी बैठ चुके थे और झूला शुरू हो गया। जैसे ही झूला ऊपर की जानिब गया नैना ने चिल्लाना शुरू कर दिया, जबकि नूर और अर्श खड़ी होकर ओ की आवाज़ें निकाल रही थीं और माही, निशा ने तो अपना सर बिल्कुल नीचे कर लिया, जबकि जन्नत भी चिल्ला रही थी, मामा बचाओ बचाओ, रोको इसको रोको, हाय मुझे बचा लो। नैना ने रोते हुए झूला रोकने की गुजारिश की। नहीं अंकल रोकना ना, थोड़ा तेज़ कर दो, नूर ने ऊंची आवाज़ में कहा। जाहिल औरत तू नीचे उतर, एक दफ़ा तुझे मैं बताती हूँ यार प्लीज़, हाय मामा जी प्लीज़ रोको। माही ने गुस्से में नूर की बात का जवाब दिया और जब दोबारा झूला ऊपर की जानिब गया तो उसने फिर चिल्लाना शुरू कर दिया। 10 मिनट के बाद जब झूला रुका तो पहले तो 2 मिनट तक उन्हें चक्कर आते रहे और जब वो सही सलामत नीचे उतर गई तो माही ने नैना को गले लगा लिया। वो जिंदा बच गई थी। नूर और अर्श का हंस हंस के बुरा हाल था। फारिया को 5 मिनट अपने हवास काबू करने में लगे, जबकि जन्नत बाकायदा रो रही थी। नैना ने उसे गले लगा के चुप करवाया था। इसके बाद उन्होंने दोपहर का खाना खाया और फिर वो पानी वाली कश्ती की तरफ आ गईं। सबसे पहले निशा, अर्श और नूर उसमें बैठी। छोटी सी गार में से गुजर के वो कश्ती ऊपर की जानिब जा रही थी और फिर एकदम नीचे पानी में गिरती। दूसरी बार अर्श, माही और नैना बैठी। अर्श बगैर टिकट के दोबारा बैठी तो नूर ने शोर मचाना शुरू कर दिया, लेकिन इससे पहले कि टिकट वाला उनके करीब आता कश्ती चल पड़ी थी और अर्श ने नूर को जुबान दिखाई। नूर ने कहकर सर झटका। उसके बाद उन्होंने शर्त लगाकर गोलगप्पे खाए और सेल्फीज लीं। यार इसको डील करो, इतनी बुरी आई है मेरी। माही ने नूर से मोबाइल लेने की कोशिश करते हुए कहा। बाकी सबकी सेल्फी बहुत अच्छी आई थी, लेकिन माही की अच्छी नहीं आई थी। नूर ने मोबाइल अर्श की तरफ फेंक दिया। अर्श ने कैच कर लिया। माही अर्श की तरफ गई तो उसने नैना की तरफ मोबाइल फेंक दिया। माही कभी कभी तो उनके हाथ आती थी और वो रज के उसे जलील कर रही थी। नैना ने जब मोबाइल निशा की तरफ फेंका तो माही की आंख में आंसू आ गए और सदा की भोली निशा ने जल्दी से मोबाइल माही को पकड़ा दिया। ये लो मेरी जान, कर दो डिलीट, रोना तो नहीं। निशा, इससे पहले कि नूर निशा को बाज रखती, माही ने निशा से मोबाइल लेकर तस्वीर डिलीट कर दी और निशा को आंख मारते हुए मोबाइल वापस कर दिया। निशा का मुंह खुला का खुला रह गया, जबकि फारिया और जन्नत निशा की तरफ अफसोस भरी नज़रों से देख रही थी। नूर, नैना और अर्श को तो सदमा ही लग गया। माही ने उन तीनों को जुबान दिखाई थी। ना पंगा लिया करो मुझसे जान, माही ने नूर की ठोड़ी के नीचे हाथ रखते हुए मुस्कुराते हुए कहा, जबकि बाकी सबको भी माही पर गुस्सा आया था। नैना ने मोबाइल निशा से लेके मोबाइल माही के आगे किया। जान ये देखना, वही तस्वीर जो माही डिलीट कर चुकी थी मोबाइल की स्क्रीन पे थी। अब सदमे की बारी माही की थी। नैना ने आगे बढ़ के माही को गले लगाया। रोना ना मेरा बेबी। सब हंसने लग गई और माही का चेहरा देखने वाला था, लेकिन अब क्या हो सकता था। वो शेर थी तो सामने वाली सवा शेर थी। एक खुशगवार और ना भूलने वाला दिन गुजार के वो वापस आई थी। SSG की डायरी में एक और याद का इजाफा हो गया था। वो अपने ऑफिस में केबिन में कुर्सी पे बैठा था। रिवॉल्विंग चेयर को घुमाते हुए वो मुसलसल उसी के बारे में सोच रहा था। क्या वो खूबसूरत थी? अगर थी भी तो ये कौन सी ऐसी खसूसियत थी कि वो अरमान अहमद के हवासों पर सवार हो जाती? हर दूसरी लड़की खूबसूरत होती है, वो तो अभी तक उसके नाम से भी ना वाकिफ था। एक एक मिनट का हिसाब रखने वाले अरमान को तो सिर्फ 2 मुलाकातों में उसने कहीं का नहीं छोड़ा था। टेबल पे पड़े फ़ोन की घंटी अरमान अहमद को हकीकी दुनिया में वापस लाई थी। स्क्रीन पे आहिल का नंबर जगमगा रहा था। अरमान ने यस का बटन दबाते हुए फ़ोन को कान पे लगाया। बड़ी फ्री है तो मैं एड्रेस सेंड कर रहा हूँ, आजा लंच साथ करते हैं। आहिल के कहने पर अरमान ने ओके कहा और अपना मोबाइल और गाड़ी की चाबी उठाते हुए ग्लासेस आंखों पर लगाए ऑफिस से निकल गया। वो आहिल के बताए गए रेस्टोरेंट में बैठा था। वेटर से उसने अपने लिए सिर्फ कॉफ़ी मंगवाई थी। वो कॉफ़ी पी रहा था जब उसे आहिल के साथ शायान अंदर दाखिल होता नजर आया। अरमान के चेहरे पे मुस्कुराहट दर आई। वो देख सकता था शायान मुसलसल बातें कर रहा था और आहिल उसे मुस्कुराते हुए सुन रहा था। शायान ने वाइट पैंट पे डार्क ब्लू गोल गले वाली शर्ट पहनी थी। अपने बालों को हमेशा की तरह जेल लगा के सेट किया था, जबकि आहिल फॉर्मल ऑफिस वाली ड्रेसिंग में, आंखों पे चश्मा लगाए, हाथ में ब्रांडेड वॉच पहने
और अपना कोट कंधे पे एक तरफ लटकाए हुए था। वो दोनों किसी रियासत के शहजादों की आन बान रखने वाले सबसे बेनियाज अरमान के टेबल की तरफ आ रहे थे, जबकि वहां मौजूद लड़कियां गर्दन मोड़ के उन दोनों की तरफ देख रही थीं। वो दोनों अरमान के सामने बैठ गए। कैसे हैं आप ब्रो? शायान ने खुश इखलाकी जो कि उसकी ज़ात का हिस्सा थी उससे पूछा। अरमान ने मुस्कुराते हुए इस बात में सर हिलाया। आहिल ने तब तक वेटर को बुला के उन तीनों के लिए ऑर्डर दिया और सीधा होके बैठ गया। कल पार्टी में आ रहा है ना तू? आहिल ने अरमान की तरफ देखते हुए पूछा। आ जाना ब्रो, प्यारी प्यारी लड़कियां भी आएंगी, अरमान के जवाब से पहले ही शायान बोला था। आहिल ने उसकी बात पे उसे घूरा। नहीं, मेरा मतलब था क्या पता आपको अपनी वहाँ सोलमेट मिल जाए। आहिल की घूरी पे शायान ने जल्दी से पैंतरा बदला, जबकि अरमान को उसकी बात पे वो याद आई थी। अरमान ने सर झटका और आहिल की तरफ ध्यान दिया। वैसे कौन कौन आ रहा है? न जाने अरमान के दिल ने क्या सुनने की तमन्ना की थी कि उसने इतना गैरहम सवाल किया था। कुछ बिजनेस पार्टनर होंगे और डैड के फ्रेंड्स और कुछ करीबी रिश्तेदार होंगे और भाभी की दोस्त है। आहिल के बताने पे अरमान ने बेचैनी से पूछा। उसे खुद नहीं पता कि वो ऐसा क्यों बोल गया था। शायान जो कि पानी पी रहा था, अरमान की बात पे उसे खांसी लग गई। अरमान ने इधर उधर देखना शुरू कर दिया। अब तो तीर कमान से निकल चुका था। वो दोनों उसे अब्रू उचकाते हुए देख रहे थे। कंट्रोल नहीं होता तुझसे डफर, अरमान ने खुद को दिल में कोसा और उनकी तरफ देखा। मुझे दाल में कुछ नीला नीला लग रहा है। शायान दूर की कोड़ी लाया। इससे पहले कि अरमान अपनी सफाई में कुछ कहता, वेटर ने खाना लगाना शुरू कर दिया। उन तीनों ने खाना शुरू कर दिया, जबकि अरमान मुसलसल उनकी नज़रों को अपने चेहरे पे महसूस कर रहा था। अब उसे एहतियात से काम लेना था। वो सारी नैना के कमरे में तैयार हो रही थी। फारिया को पार्टी में आना पसंद नहीं था, इसलिए वो नहीं आई थी, और जन्नत की तबीयत खराब थी, इसलिए वो भी नहीं थी। जबकि माही चाय का कप पकड़े सोफे पे टांग रखे चाय पी रही थी और नैना ड्रेसिंग के सामने काजल लगा रही थी। आयश और निशा अपना अपना सूट पकड़े नूर के वॉशरूम से निकलने का इंतजार कर रही थी। जैसे ही नूर वॉशरूम से बाहर आई तो निशा चेंज करने चली गई। नूर ने नैना को शीशे से हटाया और खुद खड़ी होकर तैयार होना शुरू हो गई। अगर ये सिर्फ बिजनेस पार्टी होती तो वो कभी भी इसमें शिरकत ना करती, लेकिन आगा जान ने तकरीबन तमाम रिश्तेदारों को मदऊ किया था और कोई ज़रूरी अनाउंसमेंट करनी थी। तुम बाल खुले रखोगी? माही ने नूर को देखते हुए पूछा, जो कि अपने बाल कंधे पर एक तरफ डाल रही थी। जी बिल्कुल, और दुपट्टा गले में, नूर ने अदाए बेनियाजी से जवाब दिया। और तुम्हें लगता है कि आहिल भाई तुझे बाल खुले छोड़ने देंगे? हाँ, बिल्ली को छीछड़ों के ख्वाब। नैना जो कि बेड पे बैठी अपने जूते का स्ट्रैप बंद कर रही थी, नूर से बोली। तुम्हारे भाई से डरती नहीं हूँ मैं। अच्छा, नूर ने अटल लहजे में कहा, जबकि माही भी अपना ड्रेस लेके वॉशरूम चेंज करने चली गई। उन पांचों ने इवेंट के लिहाज से लाइट सा मेकअप किया और माही और निशा ने बालों को कर्ल करके खुला छोड़ दिया और दुपट्टे को सर पे हल्का सा टिका लिया, जबकि नैना और अर्श ने चुटिया करके कंधे की एक साइड पर डाल ली और दुपट्टों को सर पे लेके कंधे पर शाल रख ली। नूर ने बालों को खुला छोड़ दिया और दुपट्टे को गले में डाल के कंधे पे शाल रख ली। अर्श, नैना और निशा तीनों मेहमानों को रिसीव करने चली गईं, जबकि मिसेस जहांजेब, मिसेस सिकंदर और आसिया फंदी आए हुए रिश्तेदारों को कंपनी दे रही थी। पार्टी का अरेंज नीचे लॉन में किया गया था, जबकि सिकंदर साहब और जहांजेब साहब अपने बिजनेस पार्टनर्स के साथ ग्रुप में खड़े थे। आगा जान अभी अपने कमरे में ही थे और शायान अफंदी की अभी तैयारी मुकम्मल नहीं हुई थी। नूर और माही जैसे ही कमरे से निकली, उसके सामने थोड़े से फासले पर आहिल और अरमान भी आहिल के कमरे से निकले। आहिल की नज़र जब नूर के खुले बालों पे पड़ी तो वो वहीं रुक गया। उसे नूर पे गुस्सा आया था। वो जानबूझ के उसके गुस्से को उकसाती थी। वो जानती थी आहिल को उसके बाल कितने पसंद हैं और वो उसे किसी के सामने खोलने नहीं देता था। अरमान को वेट का कहता वो उन दोनों की तरफ बढ़ा। आहिल की नज़रों के ताक़ुब में जब अरमान ने देखा तो उसकी नज़रों ने पलटने से इनकार कर दिया। सामने ही वो दुश्मन जान नूर के साथ किसी बात पर मुस्कुराती हुई उसकी जानिब ही बढ़ रही थी। क्या ब्लैक कलर इससे ज़्यादा भी किसी को सूट कर सकता है? वो काले रंग के सूट में बालों को कर्ल किए, हाथ पर मेहंदी लगाए हल्के से मेकअप में अरमान अहमद के सीधा दिल में उतर रही थी। उसने सिर्फ एक नज़र उसे देख के नज़रें फेर ली कि कहीं उसकी नज़र ही ना लग जाए। अरमान खुद भी ब्लैक डिनर सूट में मलबूस था और इस हसीन इत्तफाक पर उसका दिल झूम रहा था। जब माही से बात करते हुए नूर ने आहिल को अपनी तरफ आते देखा तो बेख्तियार उसका हाथ अपने बालों पे गया था। पंगे तो वो ले लेती थी, लेकिन बाद में जो आहिल उसकी जान सूली पर लटकाता था तो उसे खुद पे ही तरस आता था। माही गुड़िया, आप चलो नीचे, मैं आपकी दोस्त को साथ लाता हूँ। माही को कहते आहिल ने नूर का हाथ पकड़ा था। ओके भाई, माही ने फर्माबरदारी का मुजाहरा करते हुए फ़ौरन वहाँ से खिसकना ज़रूरी समझा। भाई चुटिया ध्यान से कीजिएगा नूर की, माही ने आहिल को देखते हुए मुस्कुराहट दबाते हुए कहा, जबकि नूर को अपना आप मजलूम लग रहा था। आहिल ने इस बात में सर हिलाया और नूर को लेकर नूर के कमरे की तरफ बढ़ गया।
जबकि नूर पीछे खड़ी माही को देखते हुए उससे बदला लेने की धमकी दे रही थी। वो मुस्कुराती हुई अरमान के पास से गुजरने लगी थी जब उसे बेइख्तियार पुकार उठा, एक्सक्यूज मी। माही ने रुक के उसे सवालिया नजरों से देखा। वो उसे रोक तो चुका था, लेकिन अब बात क्या करता। कैन आई आस्क योर नेम? अरमान ने शाइस्ता लहजे में उससे सवाल किया। नो, खड़ाक से जवाब आया था और वो एक भी सेकंड ज़ाया किए बगैर वहां से चली गई। पीछे वो मुस्कुराया था जैसे इसी जवाब की तवक्का हो। नैना बेटा, जाएं और जाके शायान को बुला लाएं और उसे याद करवा दीजिएगा कि उसका वलीमा नहीं है आज। मिसेस सिकंदर के कहने पे नैना मुस्कुराती हुई इस बात में सर हिलाते उसके कमरे की तरफ बढ़ी। वो नक्सक तैयार ब्लू डिनर सूट में ब्लू टाई लगाए, ब्रांडेड वॉच पहने, हाथ में मोबाइल पकड़े कमरे से निकल रहा था जब उसे वो अपनी तरफ आती दिखाई दी। वो पर्पल घुटनों तक आती फ्रॉक पहने, साथ स्किन पजामा पहने, दुपट्टे को सलीके से सर पर जमाए, बालों की चुटिया बना के कंधे के एक साइड पर डाले, अपने ब्रेसलेट को सही करती शायान की तरफ बढ़ रही थी। शायान के दिल की धड़कन बढ़ी। वो वहीं रुक गया। बड़ी मम्मा कह रही हैं कि आपका वलीमा नहीं है आज, आ जाइए नीचे, नैना ने उसके करीब आते हुए कहा और अपने दुपट्टे को सर पर ठीक किया। लेकिन शायान अफंदी सुन कहाँ रहा था। वो तो अपने दिल को संभालने में हलकान हुआ जा रहा था जो हमक हमक के नैना जहाँ ज़ेबा फंदी की तरफ जा रहा था। हम अगर तेरे खदो खाल बनाने लग जाएं, सिर्फ आंखों पे कई एक ज़माने लग जाएं। शायान अफंदी ने उसकी आंखों में देखते हुए दिलकश अंदाज में शेर पढ़ा था। नैना ने अपनी काजल से लबरेज आंखें उठा के उसका शेर सुना था। अगर शायान अफंदी का बस चलता तो वो उसकी आंखें ज़मीन की 7 तहों में छुपा देता। वो दोनों एक साथ चलते हुए लान में दाखिल हुए। मिसेस जहांजेब और मिसेस सिकंदर ने बेसाख्ता माशाल्लाह पढ़ा था। शायान आहिल और अरमान के टेबल की तरफ बढ़ गया और नैना माही लोगों के टेबल की तरफ बढ़ गई। उसने नूर को ड्रेसिंग के सामने खड़ा करके ब्रश से बालों की चुटियां बनाई। इस दौरान उसने एक बार भी नूर की तरफ नहीं देखा। नूर की जान हवा होने लगी। उसने अपनी सफाई में कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन आहिल ने अनसुनी कर दी। उसके सर पर दुपट्टा जमाने के बाद वो कमरे से निकलने लगा तो नूर ने दोनों कानों को हाथ लगा के सॉरी कहा। आहिल ने उसकी तरफ एक कदम बढ़ाया और नूर एक कदम पीछे हुई। 4-5 कदम के बाद नूर दीवार के साथ लग गई और आहिल उससे एक कदम फासले पर रुक गया। आहिल नूर के इतना करीब था कि उसकी सांसें नूर को अपने चेहरे पर महसूस हुईं। नूर ने डर के मारे आंखें बंद कर ली। आहिल उसकी सदा पे मुस्कुराया। उसने आगे बढ़ के अकीदत भरा लम्स नूर के माथे पे छोड़ा और पीछे होके खड़ा हो गया। नूर से शर्म के मारे पलकें उठाना भारी हो गया। आहिल मुस्कुराते हुए उसके कमरे से चला गया। पीछे नूर की जान में जान आई। हमेशा की तरह लाजवाब इंतखाब अरमान अहमद। वो अपने टेबल पे बैठा उसकी तरफ देख रहा था जो कि अर्श से किसी बात पर बहस कर रही थी। पीछे से साद लगारी हाथ में सॉफ्ट ड्रिंक का ग्लास पकड़े अरमान से मुखातिब हुआ। अरमान एक शहर से बाहर आए। उसने गर्दन मोड़ के साथ ही साद को देखा जो माही को देख रहा था। उसके माथे की रगें तन गई। उससे दूर रहना साद लगारी, अरमान ने खड़े होते हुए उसकी आंखों में देखते हुए कहा। साद लगारी का कहकहा बुलंद हुआ। खेल के ताव पेच भूल रहे हो अरमान अहमद, अपनी कमजोरियों को दुश्मन पे अया नहीं करते। साद लगारी ने अरमान की आंखों में अपनी आंखें गाड़ते हुए कहा, जबकि उसकी आंखों में शैतानी चमक थी। बुज़दिल होते हैं जो अपनी कमजोरियों की हिफाजत नहीं कर सकते साद साहब, और अरमान अहमद बुज़दिल नहीं है। अरमान ने साद की टाई की नाट को सही करते हुए कहा, जब उसका लहजा इतना सर्द था कि साद को कुछ सेकंड्स के लिए चुप लग गई। लेट्स सी, साद ने नाक से मक्खी उड़ाई। वो मेरी पहली और आखिरी कमजोरी है साद। तुम तसव्वुर करो उसकी हिफाजत के लिए मैं किस हद तक जाऊंगा। अरमान ने ढके छुपे लफ्जों में साद को बहुत कुछ जताया था। इससे पहले कि साद कुछ कहता, आहिल उन दोनों के पास आके खड़ा हो गया। साद ने वहां से खिसकने में अपनी आफियत जानी और अरमान अपना कोट ठीक करते हुए टेबल पर बैठ गया। आहिल उसके सामने बैठ गया। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे तू कुछ छुपा रहा है मुझसे? आहिल ने अबरू उचकाते हुए अरमान से पूछा। बता दूंगा जल्दी, अरमान ने सॉफ्ट ड्रिंक का ग्लास मुंह को लगाते हुए बेनियाजी से जवाब दिया। अभी क्यों नहीं? आहिल ने इसरार किया। फर्स्ट आई वाना मेक इट ऑफिशियल। और आहिल का मुंह खुला का खुला रह गया। वो तो सिर्फ तुक्के में ऐसी बात कह गया था। क्या वाकई अरमान अहमद के दिल को कोई भा गई थी? साले वलीमे वाले दिन बता देना, आहिल ने खुद का गुस्सा कंट्रोल करते हुए कहा। नॉट अ बैड आइडिया। मुकाबिल अभी भी पुरसकून था। आहिल का दिल किया सामने पड़े सॉफ्ट ड्रिंक का ग्लास उठा के उसके सर पे दे मारे, लेकिन वो सिर्फ सोच ही सकता था। उसकी जगह अरमान अहमद होता तो कर भी चुका होता। लेकिन वो आहिल अफंदी था, अपनों को तकलीफ देने की हिम्मत नहीं रखता था, और वो ये भी जानता था कि अरमान सबसे पहले उसे ही बताएगा, इसलिए फिल वक्त वो खामोश हो गया था। अगर मैं प्यारी लग रही हूँ तो तुम मेरी तरफ कर सकती हो, मैं बुरा नहीं मानूंगी, माही ने मुस्कुराते हुए नैना से कहा कि जो उसे देख रही थी। मुंह धो रखो अपना, नैना बुरा मान गई थी। गर्ल्स इधर मेरी तरफ देखो, स्माइल।
निशा ने अपना फ़ोन ऊपर करके उनसे कहा और सेल्फी ली। इसी दौरान आगा जान आहिल अफंदी और सिकंदर अफंदी के हमरा तशरीफ़ लाए और अपने मेहमानों का शुक्रिया अदा करने के बाद उन्होंने आहिल और नूर की रुखसती ठीक 2 माह बाद नूर के सेकंड ईयर के पेपर्स के बाद करने का ऐलान किया। उन चारों ने नूर की तरफ बेचारी नज़रों से देखा। वो सब जानती थी कि वो अभी रुखसती के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन वो सिर्फ अफसोस ही कर सकती थी। नूर परेशानी से टहलते हुए अपने कमरे में चक्कर पर चक्कर लगा रही थी, जबकि निशा और अर्श सोफे पे, नैना और माही बेड पे दराज उसे चक्कर लगाते देख रही थी। चूँकि पार्टी रात को थी, इसलिए अर्श और माही भी आज रात अफंदी हाउस रुकने वाली थी। तुम लोगों जैसे दोस्त हो तो दुश्मन की किसे ज़रूरत है। नूर का गुस्सा जब कहीं और ना निकला तो वो उन पर चढ़ दौड़ी। नहीं, तुम अब क्या चाहती हो? तुम्हारी जगह हम अपनी रुखसती करवा लें। माही ने भी उसे उसके अंदाज में ही जवाब दिया। तुम अपना मुंह बंद रखो जाहिल औरत। नूर तिल मिलाई थी। ये जाहिल तक तो ठीक है, औरत किसको कहा है? माही लड़ाका औरतों की तरह मैदान में उतरी। मेरे मुंह मत लगो तुम अभी। नूर माही से कहते हुए जाके अर्श और निशा के साथ सोफे पर बैठ गई। तुम्हारे मुंह तो अब आहिल भाई ही लगेंगे, नैना ने नूर को तपाने की खातिर कहा। नूर ने सोफे से कुशन उठा के नैना को मारा, जबकि माही, अर्श और निशा का कहकहा बुलंद हुआ, जबकि नूर ने अपना सर निशा के कंधे पर रख लिया। वह अपने कमरे में बेड पे बैठी किताबों और नोट्स को बखेरे पढ़ाई में मगन थी। बालों को जूड़े की शक्ल में बांध रखा था और कुछ लटें उसके चेहरे पर निकली थीं। येलो टॉप पे ब्लू जीन्स और ब्लू ही दुपट्टा गले में डाले, बाल पॉइंट को घुमाती वो पूरी तरह अपनी किताब में मगन थी। जब फायजा बेगम चाय का मग उसे देने आई, वो आलती पालती मारे बेड पर बैठी थी। उनके फाइनल टर्म्स के पेपर हो रहे थे और उन्हें सर खुजाने की फुर्सत नहीं थी। फायजा बेगम ने जब उसे पढ़ते देखा तो बेड की साइड टेबल पर मग रखकर चली गई। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ बेटा जी? सियाल साहब के पूछने पर उसने गर्दन उठा के उन्हें देखा। पापा जान आए ना प्लीज़, पूछने की क्या ज़रूरत है? उसने बेड पे किताबें एक तरफ करते हुए उनके लिए जगह बनाई। कैसी तैयारी है मेरे बच्चे की? उन्होंने शफकत से पूछा। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी है, बस रिवाइज कर रही थी। माही के बताने पर उन्होंने सर हिलाया और उठ खड़े हुए। चलें आप करें तैयारी, वो कहते हुए कमरे से जाने लगे। कुछ याद आने पर वो एकदम मुड़े। नमाज पढ़ ली आपने ईशा की माहीन? उनके पूछने पे माही ने शर्मिंदगी से नफ़ी में सर हिलाया। वो मैं रिवाइज कर रही थी, सोचा ये करके पढ़ती हूँ। उसने धीमी आवाज़ में उज़र पेश किया। आपकी कामयाबी में आपकी नेकियों का भी हिस्सा होता है माहीन। मेहनत करते वक्त अल्लाह को याद रखें, वो कामयाबी देखते वक्त आपको याद रखेगा। सियाल साहब ने समझाने वाले अंदाज में कहा तो वो वज़ू के लिए उठ खड़ी हुई। शुक्र है बला टली। नैना ने आइसक्रीम का चम्मच मुंह में डालते हुए शुक्र अदा किया। उनके फाइनल टर्म्स हो चुके थे और वो इसी खुशी में आइसक्रीम खाने आइसक्रीम पार्लर आई थी। अल्हम्दुलिल्लाह, माही ने भी अल्लाह का शुक्र अदा किया। वो सारी ऐसे जाहिर कर रही थी जैसे उन्होंने राका पोशी सर कर लिया हो। तेरे रोज़म जी कैसे हैं फारिया? निशा ने फारिया से पूछा, जो कि आइसक्रीम ख़त्म कर चुकी थी और अब नकाब करके बैठी थी। फारिया की निस्बत चूँकि उसके फूफोजाद रोज़म हुसैन से तय हो चुकी थी, इसीलिए वो अक्सर उसे रोज़म के नाम से तंग करती थी। मिशी के सवाल पे फारिया शर्माई। ओ, लड़की ब्लश कर रही है। नूर ने फारिया को छेड़ा। जितना ये शर्माती है रोज़म जी के नाम से और जितने इसके रोज़म जी शर्मीले हैं, शादी के बाद पता क्या हुआ करना। माही ने फारिया को तंग करने की नीयत से पेशन गोई की। माही कोई बकवास मत करना। फारिया ने उसे बाज रहने की धमकी दी, लेकिन वो माहीन सियाल ही क्या जिस पर धमकी का कोई असर हो जाए। इसने कहना, सुनिए रोज़म जी। माही ने फारिया को देखते हुए शर्माते हुए कहा। जी फारिया जी। नूर ने माही का साथ दिया था। आज आप बहुत प्यारे लग रहे हैं जी। माही ने नूर की तरफ देखते हुए कहा, जैसे वाकई उसके सामने रोज़म बैठा हुआ हो और वो फारिया हो। शुक्रिया फारिया जी, नूर ने कहते हुए कहकहा लगाया, जबकि फारिया इधर उधर कोई चीज़ जो कि माही के सर में दे मारे ढूंढने लगी, लेकिन माहीन की किस्मत अच्छी थी कि कुछ ना मिला। और अर्श ने पता क्या करना? नैना ने अर्श को चिढ़ाना फ़र्ज समझा था। अर्श ने नैना को घुरी से नवाजा, लेकिन उसने नज़र हर साल क्यों, हर 9 बाद क्यों नहीं। निशा ने आंख दबाते हुए नैना को छेड़ा। अस्तगफिरुल्लाह। फारिया ने कानों को हाथ लगाया। और माही का मैं बताती हूँ। नूर ने माही की तरफ देखते हुए कहा। अस्तगफिरुल्लाह, शरीफ और कंवारी लड़कियाँ ऐसी बातें नहीं करती नूर। माही को अपनी बारी पे शराफत याद आ गई थी, लेकिन उसकी सुन कौन रहा था। उसके वाला बेचारा गलती से इसकी तारीफ करेगा कि माही तुम्हारे बाल बहुत प्यारे हैं, तो इसने कहना मुझे पता है मेरे बाल, आंखें, होंठ सब कुछ प्यारा है। नूर की बात पर सबका कहकहा बुलंद हुआ, जबकि माही कानों में उंगलियां डाल चुकी थी। आइसक्रीम खाने के बाद वो सब शॉपिंग मॉल घूम रही थी, जहां शॉपिंग कम और मज़े ज़्यादा हो रहे थे। फारिया और जन्नत एक दुकान में दाखिल हुई। इससे पहले कि वो पांचों भी उनके पीछे दाखिल होती,
नैना बोली, निशा वो लड़का देखो जो ब्लू और ब्लैक शर्ट वाला, कितना प्यारा है। इससे पहले कि निशा देखती माही बोली, मुझे दिखाओ। नैना कहाँ? अर्श ने माही को बाजू से पकड़ लिया। खबरदार उस तरफ देखा तो तुम्हें पता है ना गुनाह होता है। अर्श ने माही को धमकाया। यार एक नज़र जायज़ होती है, माही ने चेहरे पे मासूमियत तारी करते हुए कहा। वो पहली नज़र अगर गलती से पड़ जाए तो वो जायज़ होती है पागल, खुद देखोगी तो गुनाह ही होगा। नूर ने उस लड़के का जायज़ा लेते हुए वजाहत की। माही के दोनों बाजू अर्श ने पकड़े हुए थे। उसने अपनी टांगें नूर की टांगों पे मारी। तुम भी शर्म करो, निकाह शुदा हो। मैं आहिल भाई को बताऊंगी तुम्हारा। माही अर्श के सामने बेबस थी तो उसने नूर पे अपना गुस्सा निकाला, जबकि नैना और निशा लड़के का पोस्टमार्टम भी कर चुकी थी और नतीजा कुछ खास नहीं निकला। ओह जाओ आहिल भाई की चमची। नूर ने उस लड़के को देख लिया था, इसलिए वो भी सीधी होते हुए बोली। अर्श ने माही के हाथ छोड़ दिए। माही ने जब पीछे देखा तो कोई भी नहीं था। अर्श की हंसी छूट गई। सिर्फ तुम्हारी वजह से मैं कुंवारी मरूंगी, माही ने रोहासी होते हुए अर्श से कहा। वो सारी उसे पीछे छोड़ती एक दुकान में दाखिल हो गई। माही ने भी उनका पीछा किया। वो दोनों रफ से हुलिये में आफंदी हाउस के लॉन में सजावट करवाने में मसरूफ थे। अरमान ने ब्लैक शर्ट पे ब्लू जीन्स पहनी थी और बाल माथे पर बिखरे हुए थे। शायान ने भी ब्लू जीन्स पे ब्लू शर्ट पहनी हुई थी। वो सजावट करने वालों को हदायत दे रहे थे। आज नूर आफंदी ने माइयों बैठना था और माइयों और मेहंदी का फंक्शन आफंदी हाउस रखने का फैसला हुआ था। लॉन में जगह जगह फूल लाइट्स बिखरी पड़ी थी और अभी शाम का वक्त था और फंक्शन रात को होना था। वो सारी नूर के कमरे में जमा थी क्योंकि आज से ही शादी के फंक्शंस शुरू थे, तो वो सारी आफंदी हाउस क्याम करने वाली थी। नूर, निशा और जन्नत बेड पर बैठी थी, जबकि अर्श, माही और नैना नीचे कालीन पर दराज थी और फारिया अकेली सोफे पर बैठी थी। वो जैसे ही नूर के कमरे में दाखिल हुआ, वो सरहद पर फौजी के जवानों की तरह अलर्ट हो गई। नूर ने खड़े होकर घूंघट निकाल लिया और वो 6 नूर के आगे खड़ी हो गई। आहिल ने नासमझी से उन्हें देखा। क्योंकि नूर आज माइयों बैठ जाएगी, इसलिए बड़ी मम्मा ने कहा है कि आपका और नूर का पर्दा करवाया जाए और बारात वाले दिन तक। नैना ने उसकी नज़रों का मफहूम समझते हुए वजाहत की। आहिल को सदमा ही लग गया था। मैं नहीं मानता ऐसी फजूल रस्मों को, हटो यार, मुझे बात करनी है नूर से। आहिल ने एहतजाज किया, लेकिन वो 6 की 6 ऐसे ही दीवार बनी खड़ी रहीं। शायान ठीक कहता था, वो चुड़ैलों की पूरी नस्ल थी। आप बोल दें जो बात करनी है, नूर यहीं से सुन लेगी। माही ने अक्लमंदी का मुजाहरा किया। कोई 1 साल ही होती तो आहिल मना भी लेता, यहाँ तो वो 6 थी और सारी एक से बढ़कर एक। आहिल ने उनके पीछे छुपी नूर को देखा। जब अपना ही सिक्का खोटा हो तो किसी और को क्या कहना। वो गुस्से से पांव पटकता वापस चला गया। माही मेरी जान, आखिरी 2 घूंट मुझे दे दो। नूर ने माही की मिन्नत की, जो अपना कप पकड़े खड़ी चाय पी रही थी। मेरी चाय पे बुरी नीयत मत रखो नूर, अपनी पी तो ली है तुमने। माही ने चाय का कप छुपाते हुए कहा। क्या हो जाएगा अगर दे भी दोगी तो? नैना ने नूर की हिमायत की। नूर मेरे करीब मत आना, जाके किचन से लेके आओ अपनी चाय। माही ने नूर को अपनी तरफ देख के पीछे कदम बढ़ाए, जबकि अर्श, फारिया और जन्नत नूरा के सर पर खड़ी होकर उससे अपने कपड़े इस्त्री करवा रही थी और निशा अपनी चीज़ें सेट कर रही थी। अभी कुछ देर तक माहियों का फंक्शन शुरू होना था। जब नूर ना रुकी तो माही उल्टे कदमों बाहर की तरफ भागी। नूर भी उसके पीछे भागी। नैना ने अपना सर झटका। नूर दूर रहो मुझसे, मैं कोई नहीं दे रही चाय। अगर मेरी चाय गिरी तो? इससे पहले कि वो बात मुकम्मल करती, वो एकदम से उसके सामने आया और चाय का कप माही के हाथों से फिसल कर चाय फर्श पर गिर गई। उसने पहले फर्श पर गिरी हुई चाय देखी, फिर अपनी शर्ट जिस पे चाय गिर गई थी, और फिर माही को देखा जो आंखें फाड़े सदमे से चूर उसे देख रही थी। वो उसे पार्टी के बाद आज 2 माह बाद देख रहा था। भरी दुनिया में एक इसी लड़की से टक्कर होनी थी क्या? अरमान ने आंखें बंद करते हुए सोचा। सॉरी भाई, आप चेंज कर लें। नूर ने आगे बढ़ के माही को कंधों से थामा और अरमान से माजरत की। माही ने बेयकीनी से नूर को देखा। एक तो उस शख्स ने उसकी चाय गिरा दी, दूसरा वो कितने आराम से उससे माजरत कर रही थी। अरमान एक बार फिर उसकी आंखों में देखा। उफ, इतना दुख चाय गिरने का किसको होता है यार। उसकी आंखों में दर्द भरी दास्तान रकम देखकर उसने सोचा और आगे बढ़ गया। माही अपनी आस्तीन ऊपर करते हुए उसके पीछे जाने लगी। नूर ने आगे बढ़ के उसे पकड़ा। ये बंदा कत्ल होगा मेरे हाथों से, माही ने खुद को छुड़ाते हुए कहा। जबकि अरमान के कानों में उसकी बात पड़ी तो उसने सोचा, अभी कत्ल करना बाकी था क्या? शर्म करो यार, अरमान भाई हैं वो, उन्होंने कौन सा जानबूझ के किया है? नूर ने उसे रोका था। अरमान है तो मैं क्या करूं? हाय, मेरे अरमानों का खून करके चला गया। माही ने चाय को देखते हुए रोहासे होके कहा। नूर उसे कंधों से थाम के अपने कमरे में ले गई। माहीन सियाल की जिंदगी बसती थी चाय के एक कप में। अरमान अहमद उसकी हिट लिस्ट में टॉप पे आ गया था। यह तो तय था कि वो उसे छोड़ने वाली नहीं थी।
लड़कियों कुछ ही देर में मेहमान आ जाएंगे, जल्दी से तैयारी मुकम्मल कर लो। शाबाश। आसिया अफंदी ने नूर के कमरे में झांकते हुए उनसे कहा। वो सारी पहले ही तैयारी में मसरूफ थी। आसिया अफंदी उन्हें तैयार होते देखते मुस्कुराती वापस चली गई। हटो, मेरे दुपट्टे से उठो, इस्त्री खराब कर दी इसकी। नैना ने जन्नत को बेड से उठाते हुए, जो उसके दुपट्टे पे बैठ के अपने जूते की स्ट्रैप बंद कर रही थी, कहा, जबकि माही शीशे के सामने खड़ी अपने बाल ब्रश कर रही थी। सिर्फ नूर रिलैक्स बैठी थी क्योंकि उसे सिर्फ ऐन वक्त पर तैयार होना था। बाकी सबने मेहमानों को रिसीव भी करना था और फंक्शन को आगे भी बढ़ाना था। मेरे झुमके नहीं मिल रहे यार, अर्श ने रोने वाली सूरत बनाते हुए कहा। यहीं कहीं होंगे यार, देख तो लो सही से, नैना ने अपने झुमके पहनते हुए उसे कहा, जबकि फारिया पहले ही तैयार होकर बैठी थी। उनकी तैयारी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। हालांकि आज सिर्फ माइयों थी, जबकि निशा आहिल और शायान के कपड़े निकाल कर देने गई थी। क्योंकि नूरा भी आज मसरूफ थी, वो सारी इधर से उधर चकराते तैयार हो रही थी। माही जल्दी कर, आखिरी दफ़ा लान की तैयारी भी देखनी है, नैना ने माही से कहा, जो तकरीबन तैयार हो चुकी थी। हाँ चलो, मैं तैयार हूँ। माही ने खुद का आखिरी बार शीशे में जायजा लिया और नैना के साथ कमरे से निकल गई। वो आहिल के कमरे में बैठा मुसलसल उसके बारे में सोच रहा था। उसे लगा वो इस 2 माह के अरसे में उसे भूल चुका था। जब साद लगारी ने उसके मुतालिक बात की थी तो एक आग उसके सीने में भड़की थी। वो सिर्फ साद लगारी को जताने की खातिर अपनी कमजोरी बता गया था। ये उससे अरमान की चौथी मुलाकात थी। वो उसे सिर्फ वक्ती अट्रैक्शन समझ रहा था, इसलिए फिलहाल वो कोई भी फैसला लेने में हिचकिचा रहा था। दिल मुसलसल उसकी जानिब हमक रहा था, जबकि दिमाग उसे मोहब्बत जैसे फतूर से दूर रहने की हिदायत कर रहा था। लेकिन उसके सामने आते ही सिर्फ दिल की आवाज़ सुनाई देती थी। कहाँ जनाब, काफ़ी ठंडी हो रही है। आहिल ने उसे सोच में गर्क देखा तो उसकी तवज्जो कॉफ़ी की तरफ मबजूल करवाई। उसने चौंक के आहिल को देखा और टेबल पर पड़ी कॉफ़ी के मग को उठा लिया। कोई परेशानी है क्या? आहिल ने उसे परेशान देखकर सवाल किया। आई एम टू मच कन्फ्यूज्ड, अरमान ने उसे देखते हुए कहा। होता है, पहले पहले होता है, दिलो दिमाग को जंग करने दो अरमान, नतीजा बहुत जल्द तुम्हारे सामने होगा। आहिल के समझाने पर अरमान ने इस बात में सर हिलाया। इससे पहले कि अरमान कुछ कहता, वो तनफन करता आहिल के कमरे में दाखिल हुआ। ये मैं क्या सुन रहा हूँ ब्रो, माइयों सिर्फ औरतों का फंक्शन है? उसने सदमे से चूर लहजे में कहा। जी बिल्कुल सही सुना है आपने, आहिल ने मुस्कुराहट दबाते हुए कहा। ये तो खुल्लम खुल्ला तजाद है, सुबह से काम हम लड़के करें और शादी के सारे फंक्शंस और रस्में ये औरतें इंजॉय करें। वो अरमान के साथ सोफे पर बैठते हुए एहतजाजन बोला। हम क्या कह सकते हैं, ये रस्में दुनिया है जानी, आहिल ने उसे पुचकारा। वो तीनों स्टेज पे खड़ी थी। माही दरमियान में, आगे को पिंक कमीज पहने, सी ग्रीन पटियाला शलवार पहने, बालों को परांदे में बांध के कंधे पर एक साइड पर डाला था, जबकि पिंक ही दुपट्टे को गले में डाले खड़ी थी। निशा और नैना उसके दाएं बाएं खड़ी थी। नैना ने येलो पंजाबी शलवार कमीज पहन के माही की तरह परांदा कंधे पर साइड पर रखा था, जबकि निशा ग्रीन कलर के पंजाबी सूट में, जिसके घेरे पे मल्टी शेड की लाइंस थी, और दुपट्टे को गले में डाले परांदे को कंधे पर लटकाए खड़ी थी। उन सब ने खास तौर पर पंजाबी सूट माइयों के फंक्शन के लिए बनाए थे, बस रंगों में फ़र्क था, जबकि तकरीबन डिज़ाइन सबका एक जैसा था। स्टेज के सामने सोफे पे नूर माइयों का पीला जोड़ा पहने, 7 फूलों के गजरे, झुमके और माथा पट्टी लगाए, दुपट्टे को पिन से सेट करके बालों में भी गजरे लगाए, हल्के से मेकअप में क़यामत ढा रही थी। उसके दाएं जानिब अर्श ने भी माही की तरह का पंजाबी सूट पहन के इस तरह ही परांदा कंधे पर डाला था, जबकि फारिया और जन्नत नूर के बाएं जानिब एक जैसे पंजाबी येलो सूट में उन तीनों को स्टेज पे खड़ी इश्तियाक से देख रही थी। बाकी तमाम औरतें वहां मौजूद लगाए गए मेज़ों पर बैठी थीं। म्यूजिक स्टार्ट हुआ तो माही, निशा और नैना ने अपनी अपनी पोजीशन ली। पूरा लान खूबसूरती से सजाया गया था और लाइट्स ने उन तीनों को फोकस किया था। सानू ते ऐसा माही लैदे नी माए, दिल दी जो रमज पछाणे, सोना बेशक सोना होवे ना, सोना बेशक सोना होवे ना होवे, लगियां निभावन जाने। पहला बोल उन तीनों ने एक तरह के स्टेप्स किए। हाय मैं मर जावा, कितनी प्यारी लग रही हैं मेरी पंजाबी मुटियारें। नूर ने वहीं बैठे उन तीनों की नज़र उतारी थी। अगले बोल पे सिर्फ माही ही आगे हुई थी, जबकि वो दोनों अपनी जगह पीछे खड़ी थी। उच्चा ना लम्मा होवे, पतला ना छोटा माही होवे ता होवे माही नी मैच दा, मेरे ਲਈ ਉਹਦੇ ਲਈ मैं होवां, दिन ते 17 साढ़े नी लेखदा, सानू ते ऐसा माही लैदे नी माई, दिल दी जो रमज पछाणे। आखिरी 2 लाइनों पर उन्होंने फिर से पहले वाला स्टेप किया। अब माही घूम के नैना की जगह पे चली गई और नैना दरमियान में आते हुए अगले बोल पर नाची। वहमी ना शक्की होवे, मीसना ना गप्पी होवे दिलदार नहीं ता रहन दे माई,
इस बोल के बाद नैना घूमी और निशा की जगह पर चली गई और निशा दरमियान में आके अपने बोल पर नाची। माही कंजूस ना लो, कुत्ते दी पूछ ना लो, कार चे कंवारी बैठी रहन देनी माए। इस बोल पर निशा घूम के नीचे बैठी और माही और नैना उसके सामने दाएं बाएं जाने बैठ गईं और फिर से उठ के उन्होंने पहले वाले स्टेप किए। सानू ते ऐसा माही लै देनी माए, सानू ते ऐसा माही लै देनी माए, दिल दी जो रमज पछाणे, सोना बेशक सोना होवे ना होवे, लगियां निभावन जाने। ढूंढना पड़ेगा अब तुम लोगों का माही भी। वो अपनी परफॉर्मेंस के बाद जब उनके पास आई तो आश ने मजाकन कहा। वो तीनों मुस्कुराई थीं, चूँकि माइयों की रस्म हो चुकी थी इसीलिए वह नूर को अंदर ले जाने लगी। वो अभी चेंज करके आई थी। उसने अपना माइयों वाला जोड़ा उतार के सादा सा सूट जेबतन किया था, जबकि वो 6 की 6 तो ऐसे गधे घोड़े बेच के सो रही थी जैसे दिन में उन्होंने बहुत हल चलाए थे। उनमें से किसी ने भी अभी चेंज नहीं किया था। नूर चूंकि आज पूरा दिन आराम करती रही थी इसलिए वो अभी सोई नहीं थी। कल मेहंदी का दिन था, परसों वो हमेशा हमेशा के लिए आहिल अफंदी के नाम हो जाती। यह एहसास होते ही शर्मीली सी मुस्कुराहट उसके चेहरे पर आई थी। वो माही के साथ बेड पर लेटी थी जबकि वो 5 का नीचे कालीन पर बिस्तर डालकर सो रही थी। एकदम उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे खिड़की से कोई उसके कमरे में कूदा हो। उसकी जान निकल गई, लेकिन आहिल को देखते ही उसने सुकून का सांस लिया। आहिल ने जैसे ही उसके कमरे में छलांग लगाई तो एसएसजी की पूरी फौज नूर के कमरे में सो रही थी। वो बदमजा हुआ था, लेकिन नूर को जागता पाकर उसका मूड खुशगवार हो गया। नूर ने जल्दी से उसे देख के घूंघट निकाला। वो बिल्कुल उसके सामने आके खड़ा हो गया। हटाओ इसको यार, और तुमने चेंज क्यों किया? मैंने अभी तुम्हें देखना था। आहिल ने उसके घूंघट को हटाने की कोशिश करते हुए कहा। आहिल जाएं प्लीज, इनमें से कोई उठ गई तो। उसकी बात मुकम्मल होने से पहले ही आहिल ने आगे बढ़ के उसका घूंघट उठा दिया। मेरे ही पास आना है, गिन गिन के बदले लूंगा डार्लिंग। आहिल ने उसके कान के करीब सरगोशी की। नूर शर्म से सुर्ख हुई थी। अपनी अदाएं बदल लो जाना, मेरा ईमान जाता है। आहिल ने उसके बालों की लट को कान के पीछे उड़सते हुए जज्बात से बोझल लहजे में शेर पढ़ा। नूर के दिल की धड़कन बढ़ी। ऐसा लग रहा था उसका दिल पसलियां तोड़कर बाहर आ जाएगा। आहिल जैसे आया था वैसे ही वापस चला गया, जबकि नूर बेड पर बैठे अपना एक हाथ दिल पर रख चुकी थी। तुम अपनी अदाएं बदल ही लो नूर। माही, जो कि नूर के ख्याल में सोच चुकी थी, बेड पे अपनी कोहनी जमा के अपना सर उस पर रखते हुए बोली, जबकि आंखों में शैतानी चमक और चेहरे पर मुस्कुराहट थी। तुम जाग रही हो अभी? नूर ने उसके बाजू पर थप्पड़ मारते हुए कहा। चुप कर जाहिल, सबको जगाओगी क्या? उसके चीखने पर नूर ने उसके मुंह पे हाथ रखा। मैं सुबह मस्जिद में ऐलान करवाऊंगी, शर्म नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। मासूम शरीफ कुमारी लड़की के सामने ही रोमांस? अल्लाह अल्लाह, क्या ज़माना आ गया है। माही की ड्रामेबाजी अरूज पे थी। नूर का दिल किया अपना सर पीट ले। क्या ढूंढ रही हो? नूर को इधर उधर बेड पे देखते माही ने अबरू उचकाते हुए पूछा। मैं शरीफ और मासूम लड़की ढूंढ रही हूँ जिसके सामने हमने रोमांस किया। नूर ने माही को जवाब देते हुए बेड के नीचे देखा। माही का मुंह खुल गया। ये इतनी बड़ी लड़की तुम्हें नजर नहीं आ रही? माही ने खुद की तरफ इशारा किया था। कहाँ, यहाँ तो सिर्फ तुम ही हो। नूर ने माही से कहा। मैं अपनी ही बात कर रही हूँ जाहिल। माही को गुस्सा आ गया था। तुम, मासूम और शरीफ। नूर ने माही की तरफ इशारा किया। माही ने इस बात में सर हिलाया। नूर ने कमरे की छत को देखा और फिर माही के पाँव को। माही की इतनी बड़ी बात पे ना तो कमरे की छत गिरी थी और ना ही उसके पाँव बंधे थे। माही को 1 सेकंड लगा था समझने में। हाँ, वो सर झटकते दूसरी तरफ करवट लेके सो गई और नूर अफंदी ने शुक्र किया कि वो माहीन सियाल का ध्यान बटा चुकी थी, वरना उसका क्या पता वो वाकई ही सुबह मस्जिद में ऐलान करवा देती।